सपोज मैं आपका एक क्लाइंट हूँ और मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे फलानी स्पिरिट से मेरी लाइफ में कोई था, उनसे बात करनी है। हाँ। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर क्या होता है, पूरा एक बार स्क्रैच से बताओ। मैं तो ये बोलती ही नहीं हूँ कि मुझे बताओ कि आपको किससे बात करनी है। अच्छा, ठीक है। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो ऐसा भी नहीं है, बहुत बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको इंस्टाग्राम पे जाके स्टॉक कर आ जाओगे, ठीक है, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी है। तो मैं उनको बोलती हूँ ना, मुझे आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताओ, मेरे को कुछ भी नहीं बताओ। तो मैं उनसे वो जैसे बैठ जाते हैं, मैंने अपनी कैंडल लाइट करी या दिया लाइट करा, ठीक है, एक पीस के मोड के अंदर आए, मैंने उनसे परमिशन लिया कि आप मेरे को, इसमें वैसे कई तरीके होते हैं करने के, मैं कई तरीके करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने अपने क्लाइंट से परमिशन ली, पर वही क्लाइंट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कोई अपने भाई के लिए करा रहा है, कोई अपनी बहन के लिए करा रहा है, नो, वो क्लाइंट मेरे सामने होने चाहिए, वीडियो कॉल पे होने चाहिए या फिर इन लाइव इन पर्सन होने चाहिए, ठीक है, और उनकी मुंह से उनकी परमिशन जो है वो देंगे मेरे को। तो जब मैं पूरी वो प्रेयर पढ़ती हूँ प्रोटेक्शन करने के बाद, वो हिंदू मंत्राज हैं जो ये वाली जो प्रेयर है ये एक हिंदू निकली थी, पर हम इंडियंस आपको पता है हम कुछ प्रिजर्व कर नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर इस एक लिंडा हावे मैम है, इन्होंने इस प्रेयर को प्रिजर्व करा, सिंप्लीफाई करा एंड वापस ही आई, क्योंकि पहले इसको हम एक तरीके से भृगु संहिता के नाम से जानते थे हिंदुइज्म के अंदर, ये इससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन एक अभी एक आशिक रिकॉर्ड्स है। हर चीज़ को जैसे करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीका है, आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। तो जैसे क्लाइंट की परमिशन ली, अब क्लाइंट ने मुझसे मैंने उनसे नाम बोला, तो उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट पे जो उनका नेम है, जैसे रेशम काम्बोज, ठीक है, तो मैंने रेशम काम्बोज से परमिशन ली, उन्होंने येस बोला, तो फिर मैंने उस प्रेयर को करना स्टार्ट करा। अब मैं उनको बोलती हूँ कुछ भी नहीं बताना आपको, लिटरली कुछ भी नहीं बताना। तो जैसे ही उनके रिकॉर्ड्स ओपन हुए तो मैं अपनी आइज़ क्लोज करती हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे सिर्फ आइज़ क्लोज करके दिखता था, अब मेरे को आइज़ ओपन में भी दिखना, फील, सुनना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे मैंने अपनी आइज़ बंद करी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मुझे कुछ विजन्स दिखते हैं, कोई या तो हर किसी का डिफरेंट होगा। जैसे अब ये जो मेरे पास पर्टिकुलर पर्सन आया है, किसी को बात ही करनी है अपने उनके फादर नहीं रहे लेट्स से, ठीक है, तो वो अपने आप ही उनके फादर दिख जाएंगे, तो मैं बोलूँगी अभी कुछ नहीं बताओ, तो मैं पहले उनका हुलिया वगैरह जैसे भी थे वो मैंने उनको डिस्क्राइब करा, ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि किसी के नाम से थोड़ा बहुत हिंट हो जाएगा आपको कि चलो ये मराठी है या ये पंजाबी है, तो वो कैसे दिखते होंगे, लेकिन कई बार बिल्कुल उससे ऑपोजिट भी चीज़ें दिखी हैं जो मैं खुद बताते हुए सोचती हूँ कि ये लॉजिकल माइंड कई बार एक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर ना आप ऐसे ट्रांस के अंदर होते हो कि आपके मुंह से वो नहीं निकलता जो आपकी बॉडी बोलना चाहती है, वो निकलता है जो वो एनर्जी बोलना चाहती है। तो मैंने जैसे पूरा उनको डिस्क्राइब कर दिया, तो क्लाइंट ना वहीं एक बिलीव के अंदर आ जाता है, हाँ, एंड वो उसी मोमेंट से ना कई बार तो रोना या ऐसे भी इमोशंस उनके स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे डैडी हैं या मेरे जो भी। तो वहाँ से क्लाइंट का सबसे पहला ट्रस्ट बनता है, एंड कई बार तो स्पिरिट ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देता है, और कई बार वो क्लाइंट वन बाय वन अपने जैसे डैडी से बात करना चाहते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ, इसके अंदर ना हम स्पिरिट को बुला के, जैसे कई लोग ये भी कह सकते हैं कि आप परेशान कर रहे हो स्पिरिट्स को बुला के, ठीक है, क्योंकि उनको अलग दुनिया में उसके बाद जाना होता है और उनको ऐसे भटकाना नहीं चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ, बहुत और होंगे बट मैं अपना तरीका जानती हूँ। इसके अंदर मैं किसी स्पिरिट को धरती पर नहीं बुलाती, ठीक है, कि मैं उनको बुलाऊँ, वो परेशान हो, उनकी आत्माएं भटकें, नो। इसके अंदर ना आप मतलब मैं एक अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी में जाती हूँ और वो एक अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं 7th रेम ऑफ हेवन, ठीक है। एक 7वीं लेयर है जिसके अंदर हम एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं, और वो स्पिरिट भी वहाँ पे होता है, उसकी एनर्जी, चाहे उसने रीबर्थ ले लिया हो, लेकिन उसकी एनर्जी वहाँ पे होगी। इतनी रियल कॉन्वर्सेशन होगी ना शायद कि आप फ़ोन पे भी इतनी रियल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो वो जैसे मैं क्लाइंट हूँ, अगेन मैं अपने क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप हाँ। उनसे पूछोगे, या उस टाइम के लिए वो आपकी बॉडी में है और नहीं, मेरी आपके मुंह बॉडी से नहीं, आंसर मेरी मिलेंगे? बॉडी में नहीं है वो उस टाइम पे। ऐसे एक रेयर केस सिनेरियो में हुआ है जहाँ पे स्पिरिट बहुत क्लोज टू माय बॉडी था, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि स्पिरिट मेरे अंदर आ गया। ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, नो डाउट ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन अगेन ये बहुत ही सेफ प्रैक्टिस है। तो इसके अंदर जैसे स्पिरिट की जो एनर्जी है, जो मैं बोलती जा रही हूँ, मेरे को 2 लैंग्वेजेस आती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, लेकिन इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने तेलुगु लाइंस पूरी बोली हैं और मेरी क्लाइंट मेरे को बोल रही है कि मैम आप तेलुगु जानते हो, मेरे को खुद ही नहीं पता। और एक बारी तो इतना, मतलब मैं अपनी मम्मी की रीडिंग कर रही थी, मम्मी के रिकॉर्ड्स रीड कर रही थी, और मैं ट्राइबल लैंग्वेज,
तो मम्मी ने क्या करा कि जैसे ये होता है ना अपना वॉइस रिकॉर्डर, मेरी आंखें बंद थी, उन्होंने वो ऑन कर लिया एंड उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें टाइप करके उसका ट्रांसलेशन ढूंढा। वो एक ट्राइबल लैंग्वेज थी जो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। तो जब आप अभी आपने बोला कि आप एक 7th लेयर पे जाते हैं उस एनर्जी से लिंक करने के हाँ लिए, जी। तो जो आपके क्लाइंट है आप उनको फिजिकली एट द सेम टाइम रिप्लाई कर सकते हो व्हाटएवर ही इज हाँ, आस्किंग? सेम टाइम पे हम रिप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लाई कर और सकते हैं। आप उस टाइम होश में रहते हो, आप अपने सेंसेस में रहते हो, या आप एक अलग डायमेंशन में देखो रहते ये हो? डिपेंड करता है कि कितना इंटेंस टॉपिक है, कितनी इंटेंस एनर्जी है। एक बारी का एक एग्जांपल बताऊं आपको? हाँ एग्जाम्पल। जैसे एक मेरी क्लाइंट है, वो मेरे पास आई तो उनके घर में किसी को एक इशू रहता था, ठीक है, कि वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव करते थे नॉर्मल लोगों से, ठीक है, और वो बहुत ही बुरा जैसे कर्स वगैरह करते रहते हैं ना ऐसे। तो अगेन उसने ये कुछ नहीं बताया था, वो उसकी एक वन ऑफ द मासीज थी कि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कलेश एंड ऑल दैट स्टफ रहता था। तो उसने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए और उसने कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक इतना खतरनाक सा फेस, जैसे हम हिंदी मूवीज में जैसे चुड़ैल वाला दिखाते हैं ना प्रॉपर, ऐसे मेरे फेस के आगे, और उसने मेरे फेस को लाइक लिटरली ऐसे कर लिया कि ये रीडिंग मेरे को नहीं करनी। अच्छा। तो मैं तो फ्रीक आउट हो गई वो कोई भी मतलब एकदम से फ्रीक आउट हो जाएगा। लेकिन ये एक इतनी सेफ जगह है बिकॉज यहाँ पे ना, जैसे मैं सिखाती भी हूँ, इसके अंदर ना मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और लव्ड वंस होते हैं। तो वो ना आपको इसके अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आकाशा का सबसे पहला ये रूल होता है, फियर नॉट, रेजिस्ट नॉट, जज नॉट, कि हमें फियर तो करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ जगह है ना कि आपको कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, रेजिस्ट नॉट, जो दिख रहा है ना, जैसे कि अगर आपको ऐसे दिखना है कि क्रोकोडाइल आ रहा है आपको खाने या व्हाटएवर, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि वो चीज़ एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हो रही है। अब वो आपको कोई हार्म नहीं करेगी। फिजिकली कोई हार्म नहीं। हैरी पॉटर देखा है आप में से किसी ने? हाँ। उसमें हैरी पॉटर के अंदर ना लिटरली एक ऐसा दिखाते हैं कि वो मतलब या तो पास्ट को जाके देख रहा है, एक चोगा सा उसने पहना हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला, या फिर फ्यूचर को जाके देख रहा है। तो वहाँ पे उस कोई हैरी को भी नहीं देख पा रहा लिटरली। तो एक ही ऐसे है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल सेफ हूँ, जैसे 3D मूवी देखने गई हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ये जब पूरी चीज़ हो जाती है तो उसके बाद कई बार ऐसे भी स्पिरिट्स होते हैं जो एक्सट्रीमली नेगेटिव उस एनर्जी के अंदर होते हैं। तो उसका भी एक तरीका है कि मैं उनको, जिसको हम गॉड की लाइट, भगवान की लाइट की तरफ बोलते हैं, उसमें भेज सकती हूँ एंड वो फिर उस इंसान को बॉदर नहीं करेगा अगर कर रहा है तो, नेगेटिव अगर स्पिरिट है तो। आप वहाँ वो कंटिन्यू करो ना जब। हाँ, तो वो लेडी बिल्कुल मेरे फेस पे ऐसे मेरे को लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब चिपट गई या वटेवर। तो उसने बोला कि अगर तुमने इस घर को बचाया या अगर तुमने इसके इस कर्मा के अंदर अगर तुमने कुछ भी इंटरफेयर करा किसी तरीके से तो देन यू आर गॉन, मतलब एक तरीके से। तो देन आई कांट डू एनीथिंग। मैं किसी और के कर्मा के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैंने उससे काफ़ी माफ़ी मांगी, क्लाइंट के भी। अच्छा, मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आप माफ़ी मांगने को तैयार हो। कई बार किसी ने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया होता है, किसी का बच्चा चुरा लिया होता है, कुछ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है यार। ऐसा सच में आए हैं? लिटरली जैसे कई बार ऐसे क्लाइंट्स का ऐसा भी होता है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग नॉर्मल। तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करा था, अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया था। तो अभी ये आई थिंक परसों की रीडिंग के अंदर ये वाला आया है, तो अबैंडन कर दिया था। तो दैट्स द रीज़न कि उनको इस लाइफ टाइम में बेबी नहीं आ रहा। तो अगर वो हम उस बेबी के स्पिरिट से जाके फॉरगिवनेस मांगते हैं, जैसे कई बार लोग अबॉर्ट भी कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है वो बच्चे की एनर्जी उसको नहीं पता, वो तो तैयार था इस दुनिया में आने के लिए, तो वो अपने उस घर में रह रहा होता है। हाँ, बट ये ना कुछ बुरा नहीं करना चाहते आपके साथ, ये तो खुद बेबस होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर जब मर जाते हैं तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, राइट? स्पिरिट को मुक्ति मिलना जो कहते हैं, तो उसके बाद भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर वो चीज़ हर अलग चीज़ आत्मा है? को तो मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है, जैसे किसी ने भगवान जी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, उसका ये लिखा हुआ था कि हम तो आपको बड़ी अच्छी लाइफ देंगे। उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि उसने सुसाइड कर ली, उस क्लाइंट ने। हाँ। तो उसने भगवान जी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ धोखा करा, गलत करा, तो अब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए नया जन्म ही नहीं तैयार था। बट इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि दैट वाज वन पर्टिकुलर टाइम, राइट टाइम उसके मरने का। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसने जान, फिर भी उसके पास ऑप्शन थी जीने की, लेकिन उसने फिर भी अपने खुद की जान ली।
ठीक है। तो ये जो एनर्जी है एनीवे मतलब आपने वैसे भी सुना होगा कि वैसे भी अगर किसी के माइंड में मैं एक मैसेज देती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके बाद की जो दुनिया है उसके अंदर आप इतना भटकोगे। एंड कुछ इस तरीके के भी हमारे इंडिया में लोग प्रैक्टिसेस करते हैं कि उन स्पिरिट्स को फिर पकड़ के ना ऐसी प्रैक्टिसेस करवाते हैं कि ब्लैक मैजिक टाइप्स कराते हैं जिसके अंदर स्पिरिट बेबस है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये लाइफ को ही बेटर कर लो वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन उस हेल के अंदर जाने का, क्योंकि इन स्पिरिट्स को पता ही नहीं होता है कितनी लाइफ टाइम में कैद है। इनको सन ही नहीं पता चलता कि कौन सा सन चल रहा है। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे ये सन चल रहा है, ईयर मतलब। ऑल राइट। पर जो आत्मा जैसे मुक्त हो चुकी है उनसे भी आप बात कर सकते हो? उनसे भी बात कर सकते हो। उनका एक कॉन्शियसनेस का स्टेट होता है। अब मैं भी एक कॉन्शियसनेस के स्टेट के अंदर जाके ही उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो अगर कोई रीबर्थ भी ले चुका है तो हमारे ना, वैसे आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, आजकल तो सबको काफ़ी पता चल गया, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ना एक एंटीना है, एक तरीके से उसको बोलते हैं सोल स्टार चक्रा, जिससे आप एक एंटीना की तरह कनेक्ट हो सकते हो। तो उन लोगों के पास भी एंटीना है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, वो हमारे स्पिरिट के थ्रू है। आपने ये कहा ना रीबर्थ के बाद भी किसी ने कोई दूसरा फॉर्म, दूसरी बॉडी ले ली किसी एनर्जी ने, तो भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस बॉडी में हूँ जिसने रीबर्थ ले लिया, मेरी एनर्जी है, पर कोई क्लाइंट आया आपसे और वो उस एनर्जी को याद कर रहा है, मेरी वाली जो अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग है, तो क्या मैं रीबर्थ के बावजूद भी वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जो प्रेजेंटली मैं हूँ, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो करता रहूंगा या करते रहोगे? और अभी आपने ऐसा सुना होगा कैसे कभी होगा? विविड ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, कभी देखे हैं ऊट पटांग सपने आते हैं, विविड ड्रीम्स आते हैं, कई बार ऐसा लग रहा है सीढ़ियों से हम गिर गए, गिर के उठे हैं। ये क्यों हो रहा है? जर्क्स आ जाते हैं, क्यों हो रहा है ये बताओ? क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी किसी ना किसी लाइफ टाइम से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इज इट? एग्जैक्टली। यार मेरे को तो बहुत परेशान कर रही है एनर्जी, इसका मतलब मेरे को आता है स्लीपिंग पैरालिसिस, और बहुत इसको कोई फेस दिखता है जो इसको दबाता है बेड। आपने सुना होगा स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में? मेरे फैमिली में एक मेंबर को था स्लीप पैरालिसिस, पर वो ठीक हो गया। अच्छा, मतलब तो मुझे ये ऐसे स्लीपिंग पैरालिसिस ही है या ये वैसा कुछ देखो, कनेक्शन भी इंडिया हो? में तो ना, वैसे मैं सबसे पहले बात बताऊं आपको कि लोग मेंटल हेल्थ एडवाइस लेने से पहले ना ऐसे भागते हैं झाड़ा लगवाने। जेन्युइन मैं आपको बात बता रही हूँ, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को ना एक प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये एक कोई ऐसा है मेंटली, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है ये आपको, तो इसका तो प्रॉपर एक काउंसलर की से हेल्प लेना होगा। लेकिन अगर ये कोई चीज़ आपको एनर्जी तंग कर रही है तो ये तो आपकी, मैं बोलूँ 3 सेशंस के अंदर रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ लामा फेरा। एक स्पिरिट एनर्जी जो है रिमूव करने का एक तरीका होता है, जिसमें अगर आपके बॉडी पे जिन भी है, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, वो निकल जाएगी। तो ये आप करेंगे 3 सेशंस? आप करते हैं? हाँ मैं करती हूँ ये सेशन, बट उसके लिए हमें ये पता करना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, जितना मैंने सुना है इसके बारे में, मैंने खुद भी रिसर्च किया था स्लीपिंग पैरालिसिस, कि तुम एक ऐसे स्टेट में चला जाते हो मेडिटेशन के लिए। बेसिकली तुम अगर सो रहे हो तो तुम ध्यान ही लग रहा है तुम्हारा, तो तुम ऐसे एक स्टेट में चले जाते हो कि तुम उस जोन में होते हो जहाँ पे तुम जस्ट सोने वाले हो और तुम अभी इन द सेंसेस हो। तो उस स्टेट में जाके ना तुम्हारी बॉडी तो उठ जाती है, दिमाग उठ जाता है, बॉडी सो रखी होती है, तो बहुत टाइट फील होता है, ऐसा लगता है कोई दबा रहा है और तुम उठ नहीं पाते हो, ठीक है। ये होता है, मतलब ये मुझे फिजिकली हार्म नहीं करता, बट मैं कोशिश करता हूं। फेस भी तो फेस एक बार दिखाया, एक बार फेस दिखाया, और ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा है, कोई दबा रहा है, और मेरी आँख खुल जाती है। आपको क्या लगता है ऑनेस्टली आपको कि ये आपके मन का, जिसको हम बोलते हैं वहम है, या फिर आपको ये लगता है कोई एनर्जी? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये मेरे साथ जब एक बार हुआ, उसके बाद मैंने रिसर्च किया, 1-2 बार जब हुआ उसके बाद मैंने रिसर्च किया, उसके बाद ये अब मेरी माइंड की ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मैं सोने से पहले अगर कभी सोचता हूँ कि अगर यार फिर से आ जाएगा तो क्या होगा, लाइक दैट। क्योंकि अब मन में क्या होता है, चल आंधे देखते हैं क्या। वैसे आया नहीं ना उसके बाद कभी? आया अभी रिसेंटली, आया परसों परसों। मैं एक आपको ना इसमें एक रेमेडी बताऊं इस चीज़ के लिए। जैसे अगर किसी को ऐसा फील होता है तो नरसिम्हा भगवान है, ठीक है, वो उनको लायन गॉड भी कहा जाता है, वो विष्णु जी के एक अवतार हैं। उनके अंदर ऐसा है कि किसी भी तरीके का आपको डर है, ठीक है, मन में कोई भी डर है, मतलब कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये रात को मेरे सपने में ना आ जाए, है ना, एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बार तो हम ना डर को ही मतलब एक तरीके से ना सोच के ही वो चीज़ कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, है ना। तो एक है, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, और बोल नहीं सकते ना तो उसको YouTube पे प्ले कर दो। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मित्रो मृत्युम यमामृता,
ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना नरसिम्हा भगवान मंत्र और उनका वॉलपेपर भी लगा लो अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। आजकल मैं पता है फ़ोन क्यों बताती हूँ, क्योंकि हम सारा टाइम तो फ़ोन देखते हैं अपना, है ना। पहले मैं बोलती अपने घर के इस दीवार पे लगाओ, अब वो कितनी बार देखोगे आप दीवार अपने घर में आके, है ना। तो आप इसको मंत्र को जाप कर कर सुनो। सो इवन जो लोग को साइकोसिस होता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनको ना विजन्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली रियल नहीं होते और उनके मन का डर होता है। तो अगर आप ये करोगे तो इसको बोलते हैं एक तरीके से साइको स्पिरिचुअल हेल्प या रेमेडी। में तो आपकी हनुमान जी भी हेल्प कर देंगे। बिल्कुल, हनुमान जी भी हेल्प कर देंगे, लेकिन जो नरसिम्हा भगवान है ना, जैसे हर भगवान की अपनी क्वालिटी होती है। शेर कैसे होता है, पाड़ के ना वो बिल्कुल ही आपका फियर को वो कर देगा, तो ये ना आपके अंदर एक वो लेकर निडर बनाता है आपको, आपके मन से डर को निकाल देगा। जैसे अभी हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, आप इविल स्पिरिट्स को भी रिमूव करते हैं, तो मुझे किसी क्लाइंट एक्सपीरियंस या एग्जांपल से समझा सकते हो कि कभी बैड स्पिरिट से आपका पाला पड़ा हो, कुछ मुश्किल आई हो, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहां आप भी थोड़े फंस गए हो? कभी ऐसा हुआ है जिन वगैरह का या कुछ ऐसा बैड ब्लैक मैजिक का एक्सपीरियंस? हाँ, मैं आपको, अब ये तो बहुत ही अलग है पर मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ कि मेरी फैमिली के ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, ठीक है। और तो मैं ना स्पेल्स भी, अब तो मैं स्पेल्स करती नहीं हूँ वैसे। स्पेल्स क्या होता है? कैंडल से आपने देखा होगा लोग बहुत जला के और भगवान जी के आगे एंड डिफरेंट एंजल्स के आगे पूजा करते हैं। अब इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव में लोग यूज़ करते हैं, बट स्पेल का मतलब है एक वर्ड, स्पेल, स्पेलिंग, कि आपने किसी को, अब मैंने बोला कि जीते रहो बेटा, तो आपको कैसी एनर्जी फील होगी कि यार गुड, और किसी ने बोला अच्छा बेटा बड़ा कमा रहा है, तो कैसा? स्पेल का हिंदी वर्जन मंत्र ही कहेंगे। मंत्र कह सकते हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं तब स्पेल्स भी करती थी, अब तो मैंने करने छोड़ दिए, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने स्पेल करा फिर खुद से कि ये जो एनर्जी है रिमूव हो जाए मेरे घर में। नेगेटिव फील हो रहा था, मेरे ब्रदर को आउटसाइड इंडिया सेटल होना था, ठीक है। तो उसने कई सब लोगों को बता दिया, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में नज़र लग जाती है। हाँ। तो मम्मी ने उसको ना जॉन्डिस हो गया और वो 1 महीने तक बहुत बहुत बीमार हो गया, लाइक लिटरली। उसकी फ़्लाइट भी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था जाएगा कैसे, ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना नज़र लग जाती है, वही वाली चीज़। तो मम्मी उसका काढ़ा बना रही थी, ठीक है। मैं किचन में गई, मैंने कहा ये इतना ब्लैक काढ़ा कैसे पिएगा ये, ठीक है। मैंने सिर्फ उसको ऐसे करा, और ये भी मैं किचन में वैसे बिल्कुल इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ, बट मैं उस दिन गई देखने, उसके अंदर इतनी मोटी कील, और वो कैसे आई उस बर्तन में? उस बर्तन के अंदर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कहाँ से आ ही नहीं सकती। और मम्मी ने खुद उस चीज़ को बनाया है, तो कैसे कैसे उस चीज़ के अंदर आ गई। और मेरा ब्रदर पूरा, लाइक मम्मी यहाँ सारे काम ना बिल्कुल नाप तोल के करती है, वो गड़बड़ कर नहीं सकती। उन्होंने 1 चम्मच निकाल के ऐसे डाला है और वो इतना डार्क हो जाएगा, वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तो उसके अंदर ही आई, तो फिर अब मेरा तो रडार चलेगा ही, अब जो जिसकी जॉब होगी वो तो अपना देखेगा ही। तो मैंने चेक वगैरह करा कि ऐसा है, ठीक है, ऐसी मतलब घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर जो मेरी बेटी का जो टॉयज़ वाला एरिया था ना, वहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा फील होने लगा। तो मैं दीदी को जो साफ़ करती है ना घर, मैं उनको बोलने दीदी यहाँ से साफ़ करो, तो कहते साफ़ तो है। मैंने कहा नहीं, साफ़ करो इस एरिया को। बट कई बार ना एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, इसलिए फिर हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है ना, हम खुद नहीं उस चीज़ को समझ पाते। बट फिर भी मैंने हीलिंग मतलब एक तरीके से कैंडल जला के, आसान भाषा में बता रही हूँ, भगवान के आगे कैंडल लगाई और मैंने बोला भगवान जो भी ये प्रॉब्लम है ये निकल जाए, देखो ऐसे ऐसे कर कर हम जैसे दान करेंगे या जो भी मैंने बोला होगा उस टाइम पे। तो मैंने वो कैंडल जलाई। अब कैंडल की ना एक शेप बनकर आई जिसके अंदर ना एक भालू है, भालू जैसा, और उसमें एक हार्ट जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी डॉटर का ना एक टॉय है, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उसका पूरा हार्ट है, उसका पूरा कान है, उसके पूरे पैर हैं, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। बट फिर वही होता है ना कि यार मेरे मन में तो नहीं वहम हो रहा, क्योंकि जब अपने, जैसे मैं बता रही हूँ ना, जब खुद में आती है ना, एक पर्सन को ज़्यादा डर लगता है अपनी चीज़ पे। तो मैंने अपनी एक स्टूडेंट को उसकी फ़ोटो भेजी, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये क्या है। तो उन्होंने ना पूरा उसको ड्रॉ कर कर, जैसे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप में एक ऑप्शन टाइप होता है ना, उन्होंने उसको ड्रॉ कर कर भेजा एंड आई गॉट फ्रीक्ड आउट। वो वही सेम टॉय और उसके अंदर वो एनर्जी थी उस टॉय के अंदर। एंड उस टॉय की पिक्चर होगी ऑनलाइन या जो भी, कैसे भी किसने कैसे करा उसमें, तो मुझे नहीं पता कैसे करा होगा, किसने क्या करा होगा, मैं उस डिटेल में नहीं गई। उस टाइम पे तो था कि इसके अंदर से एनर्जी निकालो।
तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट से, अब मेरी इतनी जिसको बोलते हैं ना कि मैं अपनी खुद की रीडिंग करते वक्त भी ऐसा लग रहा था यार कैसे करूं, क्योंकि जब सर में दर्द हो रहा है, अगर आप हेड मसाज एक्सपर्ट हो ना, फिर आपको दूसरे से हेड मसाज करानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि आप रीडिंग करो, तो उसने रीडिंग करी, तो वो जो टॉय था वो उसके अंदर स्पिरिट, उससे कम्युनिकेशन चल रहा है उनका पूरा, और ये किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या इसका सीन है, और ये सब वो पता पता चल गया। अच्छा, इसमें ना आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक रीडिंग होती है कि आप पढ़ रहे हो, एक हीलिंग होती है कि आप उस प्रॉब्लम को निकाल रहे हो। अब मेरी स्टूडेंट ने ना सिर्फ रीडिंग तक का कोर्स किया था मुझसे, उसने हीलिंग वाला कोर्स नहीं किया हुआ था अभी, तो मैं उसको कैसे, मैंने उसको फिर भी गाइड करा कि ऐसे हील करो, ऐसे हील करो। तो स्टॉय ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ना रेशम मैम के घर में अच्छा करने के लिए आई हूँ, बट मेरे को ना गुमराह कर दिया गया था, मुझे मत भेजो यहाँ से, मत भेजो। तो मेरी स्टूडेंट कहती है मैम नहीं, ये अच्छी टॉय है, ये आपको ब्लेस करेगी। वो टॉय उसका पोपट बना रही है आकाशा के अंदर, लिटरली लाइक, क्योंकि उनको भी पता है ना, नई नई सीखी है वो लड़की, ठीक है। तो कोई चंट एनर्जी है। हाँ, और भेजी भी किसी चंट नहीं थी। आपको पता चल गया? वो तो चल गया पूरा पता, वो तो उसने मेरे को पूरा बताया कि मेल है या फीमेल है। किसने भेजी थी? आपके कोई आपके बहुत क्लोज लोग हैं? फैमिली मेंबर ने ही भेजी थी। फैमिली वाले ही करते हैं ऐसा? हाँ, तो इंडिया में तो ये बहुत होता है यार, और मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करती ऑनेस्टली, मैं बताऊँ, ये पूरा ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन के अंदर नहीं हूँ, क्योंकि ये ना आप अपने कर्मा ख़राब कर रहे हो किसी की लाइफ को इतना परेशान कर कर, ठीक है। एंड मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो अगर मैं किसी की प्रॉब्लम ले रही हूँ ना, तो समहाउ मैं भी उनके कर्मा में इंटरफेयर कर रही हूँ, तो मैं भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती हूँ, उसके आगे की जर्नी उनकी ही है। कमिंग बैक टू योर, हाँ, हम क्या बता रहे थे? वो हाँ, पोपट बना रही थी, तो वो पोपट बना रही थी, तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं नहीं मैम, मैंने सोचा कि फिर मैंने किसी और से सजेशन लिया, जिसको बोलते हैं ना क्रॉस चेक, एक सर हैं, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने उनके पास तब, अब मेरे पास तब मशीन नहीं थी, तो सर ने मशीन से देख के बोला मैम इसको तो आप जला दो, बिल्कुल उन्होंने ऐसे बोला, मैम इसको तो आप जला दो, इसके अंदर तो इतनी बुरी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जला दूंगी तो कहीं और उड़ के कहीं पे भी जाएगी एनर्जी। तो फिर मैंने कैसे करके हिम्मत करी यार, मैं नहीं बता सकती, और मैंने वो जो एक्सपीरियंस उस दिन करा, उस दिन पता नहीं क्या आंख बंद करके, मेरे को इतना रियल एक्सपीरियंस था ना वो, कि जिसको बोलते हैं ना इंसान को शिवरिंग हो जाती है, बट देन आई रिमूव दैट स्पिरिट, और उसको भगवान जी को मतलब सेंड टूवर्ड्स द लाइट करा, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल, एंड बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ी। तो आपको दिखा कि वो स्पिरिट दिखती कैसी है रियलिटी में? मेरे को वो जो स्पिरिट थी, वो तो किसी ने, जिसने भेजी थी, उनकी बॉडी मेरे को दिखी, लेकिन वो स्पिरिट मेरे को नहीं दिखी। पर हर केस में डिफरेंट होता है, कईयों में आपको स्पिरिट दिख जाती है, कईयों में नहीं दिखेगी आपको स्पिरिट, हर एक्सपीरियंस डिफरेंट है। वैसे कॉन्सेप्ट समझाओ एक बार, कि जैसे लोग कहते हैं कि अलग अलग टाइप के भूत होते हैं, जिन, छलावा, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे इंसान हैं अलग अलग तरीके के, फिर तो भूत भी होंगे। स्पिरिट्स होती हैं? और आपने जिनसे पाला पड़ा है वो बताओ। मैं आपको एक स्टोरी का मतलब एक क्लाइंट, हाँ, क्लाइंट का किस्सा बताओ। तो मेरी एक क्लाइंट है, तो उसने बोला मैम मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरी वेबसाइट पे ना सबसे ज़्यादा आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग चलती हैं, वैसे तो मैं टैरो भी करती हूँ, लेकिन होता है ना कि हर किसी का एक स्पेशल कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग बुक करी अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कुछ मत बताओ, कह रही नहीं मैं तो, इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इतना ये है, इतना वो है। उसको बोल रही रुक जा रुक जा रुक जा, और भाई एक बच्चा 13 साल का, पार्टीशन, चंपू बिल्कुल एकदम जैसे तेल लगा के होते हैं ना, स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ एक बच्चा आ गया, और वो इतना रियल था, वन ऑफ द मोस्ट रियल एक्सपीरियंस जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और वो बोलता है दीदी, और वो दीदी को भी कुछ दीदा कर ऐसे कुछ बोल रहा था, कुछ डिफरेंट, एग्जैक्टली नहीं ध्यान, और उसने बोला दीदा, और मैंने वो बोला, वो लड़की कह रही मैम आर यू ओके, तो पहले तो समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है, फिर मैंने बोला कि, मैंने कहा सी आई एम सॉरी बट अभी आप रुक जाओ, आपका रिकॉर्ड ओपन हुआ है, मेरे को जो दिख रहा है एक बारी मेरे को ये बताने दो, ठीक है चीज़। तो वो बच्चा था 13 साल का, और उसने सुसाइड कर ली थी, और उसको बड़ा नंबरों की टेंशन रहती थी, नंबर्स की, कि मेरे स्कूल में नंबर वगैरह नहीं आते, तो वो तो बस मौका ढूंढ रहा था कि एक साइकिक एनर्जी से उसको कनेक्ट हो, और वो पता है ये लोग बेचारे ना एक ज़रिया ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं कि इनको कोई एक मीडियम मिले और ये अपनी बात को कहें और यहाँ से मुक्त हों, क्योंकि इनकी लाइफ भी अच्छी नहीं है,
मतलब मौत के बाद अगर ये भटक रहे हैं तो। और सुसाइड वाला जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसने वो बच्चा मतलब बहुत बुरी तरीके से रोने लगा कि मैं भी रोने लगी उस एनर्जी के अंदर। और ऐसा होता है बट हमेशा नहीं होता कि, और बहुत ही एक्सट्रीम। तो ये एनर्जी मेरे से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई क्योंकि कई बार ना हमारे कई सेम कॉमन पेन होते हैं। जैसे मैं स्टडीज़ में बचपन में अच्छी नहीं थी, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा फील होती थी वो चीज़ कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, कई बार ऐसा फील होता था। तो एक इमोशनली लेवल पे ज़्यादा और चीज़ वो ट्रिगर हो जाती है। तो इस बच्चे ने बोला, अपनी दीदी से बात करी, फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया। अच्छा, मैं एक सेशन में 2 लोगों को नहीं बुलाती सॉरी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मेरे को मम्मी से बात करनी है। तो उसकी मम्मी आई, उसने फिर सॉरी मांगा, और फिर जैसे ही इनका स्पिरिट गया, मैं तो ऑलरेडी इतना हैवी फील हो गई थी, फिर उसके पापा आ गए, हिज पापा वॉज ऑल्सो नो मोर। तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं इतनी जल्दी चला गया, एंड बहुत ही इमोशनल फैमिली वो चीज़ थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो जो बच्चा था उसकी स्पिरिट भटक रही थी अभी तक, तो उसको रिलीज़ करा। ऐसे तो बहुत सारे हैं कि मतलब मैं कौन सा बताऊँ, ऐसा लगता कोई है सबसे काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हो आप। जैसे जिन वाला मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, वो मुझसे लामा फेरा अपना रेगुलर बेसिस पे करवाती हैं। उनकी फैक्ट्री के अंदर आग भी लग गई थी, कोई रीज़न ही नहीं पता चला आज तक आग का रीज़न क्या है, ठीक है। बहुत तो उनके कुछ ना अनफॉर्चुनेट से इवेंट्स होते रहते हैं उनके उसके अंदर, फैमिली के अंदर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप रिकॉर्ड्स चेक कर बताओ कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो मैंने उन मैम के रिकॉर्ड्स, जो उन लेडी थी उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, तो मुझे ना कोई एक टर्बन पहने हुए दिखे, ठीक है। तो मैंने बोला कि कोई, अब वो तो फिर मैं ऐसे एक बारी को माइंड सोचता है कि इनकी फैमिली में कौन टर्बन पहन, ये लाइक ये तो दूसरे रिलीजन के हैं। तो मैंने कहा कि पर पता नहीं, मेरे को एक दिख रहे हैं प्रोमिनेंट। अच्छा, जैसे ही मैंने उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया तो उन्होंने किसी का नाम लिया, तो वो बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर दिख गई। अच्छा। क्योंकि वो एक एनर्जी एक पिक हो गई। तो वो उनके पार्टनर थे उनके हस्बैंड के पहले, और वो अनहैप्पी थे, तो उनकी वाइफ को इस तरीके की एनर्जी कर रही थी। उनकी एक डॉटर है टीनेजर, और वो उसकी पिक्चर जब भेजती है ना हीलिंग के लिए, अच्छा पिक्चर देख के भी ना, जैसे आपको, अब आप किसी की पिक्चर देखो तो ऐसे जनरली देख के लगे ना इंसान खुश है या दुखी है, थोड़ा तो हमें फील होता ही है ना, जैसे नॉर्मली आप लोगों को भी लगता होगा। तो उसकी आईज़ ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसकी आँखों को देख के ऐसा लगता था कुछ है, कोई दिक्कत है, कोई एनर्जी है। तो उसकी मैं हीलिंग्स करती थी नॉर्मली। अच्छा, मुझे ना लामा फेरा हीलिंग करने के अंदर ना विजन दिखते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर उसी क्लाइंट से रिलेटेड हाँ, विजन्स या रैंडम विजन्स? नहीं, उसी क्लाइंट से रिलेटेड ही दिखेंगे क्योंकि उसकी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उसकी हीलिंग करी। हीलिंग करने के बाद मेरे को लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक जिन दिखा, लाइक, और वो जिन कैसे, ऐसे नहीं जैसे अपन अलादीन वगैरह में दिखाते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ थी, बहुत ही जिसके दांत बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी के घुटके खा के दांत नहीं जैसे जिसके ख़राब हो जाते हैं। स्मेल इतनी गंदी आ रही थी उस एनर्जी के अंदर से, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई कीचड़ से कोई चीज़ निकली है, लेकिन वो थी ऐसे लंबे में, उसकी जो टेल थी, मतलब हाँ ऐसे देख के लग रहा था। और जैसे हम देखते हैं ना कि एक चिराग होता है और ये होता है, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई चिराग से निकल रहा है या वो हमारा। तो इससे ना एक चीज़ पता चलती है कि माइंड हमारी जो चीज़ें फिक्शनल देखता है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें ऐसी दिखती होंगी, वो हमारे मन ने बनाई हैं। तो ये भी पता चल जाता है कि हम अपने माइंड से बना रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअली कई बार हीलर्स बना भी लेते हैं अपने माइंड में बातें, और जो रियल चीज़ होगी फ़र्क दिख जाएगा। तो स्पिरिट को रिलीज़ कर दिया उसको, पर वो एक बारी में नहीं हुई। जैसे मैं भी इनको बोल रही थी ना कि 3 बार सेशन होगा ठीक हो जाएगा, उसके कई सेशंस करने पड़े। फिर मैं बाई चांस, मतलब बोलते हैं ना भगवान भी उनको हील करना चाहते थे। अच्छा, लामा फेरा जो होती है ना, वो लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग होती है। तो मैं उस टाइम पे दलाई लामा मोनेस्ट्री गई हुई थी मैक्लोडगंज के अंदर, एंड मैंने उनकी मोनेस्ट्री के अंदर बैठकर उनकी बेटी की हीलिंग करी है। और उसके बाद जब चेक कराया, ऑरा स्कैनर एक मशीन होती है, उससे चेक हो जाता है स्पिरिट है कि नहीं है, तो उसमें फिर वो चला गया स्पिरिट। छोटा वाला लड़का था, मामा के 2 लड़के और 1 लड़की थी। जो छोटा वाला लड़का था, एक दिन जैसे घर में होते कि फंक्शन वंक्शन हो रहा है, कुछ सुंदरकांड का पाठ रखवाया होगा, तो वो लड़का नॉर्मली ऐसे खेलते खेलते बच्चों के साथ खड़ा सीधा, और जैसे सबकी नज़र पड़ती है ना कि एकदम से हल्ला गुल्ला हुआ, एकदम से यूं खड़ा होके और सीधा का सीधा यूं पीछे ज़मीन पर जाके गिरा, बिल्कुल इस तरीके से। सारे उठ के एकदम से देखने आए तो हुआ क्या है इसको, उसकी आंखें खुली हुई है और
आंखें दिख रही है और बड़बड़ा रहा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो सबको लगा यार शायद मिर्गी का दौरा होगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से अचानक से ये फ्लैट गिरा है। तो सारे बच्चे बुला के लेके आए सबको। उसके बाद कुछ बुजुर्ग वहाँ पे थे जो थोड़े समझदार थे, उन्होंने इस तरीके से इशारा दिया कि भाई कुछ गलत है। उनको ये चीज़ फील हो रही थी कि कुछ ना कुछ लड़के के साथ गलत है, तो एक काम करते हैं किसी को दिखा भी लेते हैं। अब हुआ क्या, उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और यहाँ पर कुछ उनके घर के बगल में कोई गुरुमा रहती थी, उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ दिक्कत हुई है। तो गुरुमा आती है वहाँ पे, उन्होंने क्या कहा, बोले कि एक काम करो, मुझे ना अपने घर के चावल दो। भाई उन्होंने अपने हाथ में चावल लिए और इस तरीके से सूंघा और एकदम से ना ये झटका, और झटक के उन्होंने क्या करा, जैसे घर के बाहर चावल फेंक दिए। उन्होंने ये यहाँ पे करा है, उधर से हॉस्पिटल से फोन आ गया कि लड़का ठीक है। इधर से उन्होंने कोई टोटका करा होगा, वो चीज़ उतारी होगी और वहाँ से हॉस्पिटल से फोन आ गया कि जो लड़का अभी तक हॉस्पिटल में बोल नहीं रहा था वो एकदम से ठीक हो गया, वो होश में आ गया। उस लड़के को हॉस्पिटल से घर लेके आए। वो जो गुरुआ वहाँ पे आई थी, उन्होंने उतारे का कुछ सामान दिया, घर में कुछ चीज़ें रखवाई गई और फिर बता दिया कि ठीक है। कुछ परछाई वरछाई आई थी लेकिन इसका भी खुलासा नहीं करा कि हुआ क्या था। धीरे धीरे फिर वक्त बीता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। वो जो लड़का था उसके साथ फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगी। और दिक्कतें भी क्या थी कि जैसे वो बैठा रहता था तो इधर उधर देख के कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे। एक वक्त ऐसा आ गया कि इन्होंने क्या करा, सोचा कि यार हम ना किसी मौलवी को दिखा लेते हैं, मौलाना को दिखा लेते हैं जो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता होगा। जब इन्होंने मौलाना को बुलाया ना, उसने भाई कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी जिसको सुनने के बाद पूरा घर लिटरली शॉक हो गया था। मौलाना ने बोला कि वो इंसाफ चाहती थी, तुम बीच में आ गए और वो लड़की अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उस मौलाना ने इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी कि कौन इंसाफ चाहती थी, क्या चाहती कौन थी। लड़की है वो और कौन वो बस इतना बोल के चला गया कि तुमसे गलती हो गई है। और अपनी तरफ से उसने क्या करा, कुछ जमजम का पानी होता है जो पानी छिड़कना होता है, उसके अंदर कुछ उसने उर्दू भाषा में लिख के कागज डाले और बोल दिया कि एक काम करना, वक्त बेवक्त थोड़ा सा इधर उधर मार देना। कुछ कागज पे उर्दू के वर्ड्स लिख के दिए, ये बोल दिया कि घरों में चिपका लेना इन वर्ड्स को, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। कुछ कीले ठुकवाई वहाँ पे कि तुम्हारा घर बंधवा रहा हूँ मैं, ये बोल के वहाँ पर उनकी जो दक्षिणा थी, जो भी वो अमाउंट लेते थे, वो बोल के चले गए। भाई चीज़ें फिर दोबारा शांत हो गई। पहले वो जो गुरुमा वाला इंसिडेंट हुआ था वो हुआ, उसके बाद ये मौलाना वाला जो इंसिडेंट था ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो बताने वाला है ना बंदा प्रदीप, वो तो बता रहा है अपने मामा की कि मेरे मामा ने ही ये सब कुछ हो रहा था और मामा के परिवार में ये सब कुछ हो रहा था। तो प्रदीप ने बताया कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी। जो लड़का बता रहा है कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी, और जो लड़की है और जो प्रदीप है वो सगे भाई बहन है? नहीं, अच्छा, कजन कजन भी नहीं, आमने सामने रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। तो क्या हुआ, प्रदीप ने बताया कि भाई सब कुछ हो रहा था मामा के लड़के के साथ और वो लड़की की इन्वॉल्वमेंट अलग थी, वो दूसरा घर था सामने वाला। तो इस टाइम पे प्रदीप ने बताया कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी। अभी 2024 की बात है, 24-25 की बात है। तो उस टाइम पे सबका प्लान बना कि भाई चलते हैं। अब जहाँ जाना था वो काफ़ी बड़ी लोकेशन है इंडिया में, काफ़ी अच्छा उसका जगह है, मतलब काफ़ी सही है। वहाँ पर उनको जाना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जाने से जस्ट एक रात पहले वो जो मामा का लड़का प्रोसेस हुआ था, जाने से पहले उस घर की वो जो कीले थी वो अपने आप निकली मिली। उस घर में जो सामान रखा हुआ था वो सारा का सारा ऊबड़ खाबड़ हो रखा था और वो लड़का दोबारा पोजेस हो गया था। और उसने पता नहीं क्या सोच के घर वालों के सामने बोला जाने से एक रात पहले कि अगर तुम मुझे उस गांव में लेके जाओगे तो किसी को वापस नहीं आने दूंगी। अच्छा, लड़के ने ये चीज बोली, अगर उस गांव में लेके जाओगे, मतलब उस गांव में हो सकता है कोई उतारा करने वाला हो, कोई सुप्रीम पावर हो, या वहां पे शादी के टाइम पे कोई आने वाला हो। उस लड़के को पता चल गया था, मामा के लड़के को, कि अगर तुम मुझे वहां लेके जाओगे तो मैं वापिस नहीं आने दूंगी। लड़का बोल रहे हैं एग्जैक्टली लड़की की आवाज में कि अगर वहां लेके जाओगे तो वापिस नहीं आने दूंगी। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे जो हनुमान चालीसा होती है वो पढ़नी शुरू करी। फिर दोबारा एक बाबा को बुलाया गया। इस टाइम पे ना मौलाना थे ना वो गुरुमा थी, बाबा को बुलाया गया। वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दिया कि भाई ये किसी लड़की की आत्मा है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तुम्हारे लड़के को ये ले जाने की कोशिश कर रही है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो एक पोजेशन था वो 5-10 मिनट चला और वो लड़का जो था बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दिया कि देखो मैं इलाज कर दूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देता कि परमानेंट इलाज है, इसके लिए तुम्हें हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। अब इनके पास इतना टाइम था नहीं, इन्हें शादी में जाना था। इन्होंने क्या करा, उस बाबा से जो इलाज करवाया बड़े वाले लड़के का,
छोटे वाले लड़के का और बड़े वाले लड़का का किसी एक का इन्होंने इलाज करवा लिया था, जिस पे उस टाइम पोजेशन आया था, शायद छोटे वाले पे आया था, तो छोटे वाले लड़के का इन्होंने इलाज करवा लिया। भाई इन्होंने इलाज करवाया छोटे लड़के का, जिस दिन ये लोग निकल रहे थे शादी के लिए, बड़े वाले लड़के में पोजेशन आ गया। रास्ते में ही उसके अंदर पोजेशन आ गया। पूरे रास्ते, पूरे गाड़ी में हल्ला मच रहा है। 2 गाड़ियां यहाँ से गई थी, बड़ी बड़ी 7 सीटर, और रास्ते में ये चीज़ हाईलाइट हो गई कि भाई उस लड़के के साथ दिक्कत हो रही है। तो फिर दोबारा वो जो बाबा इनके घर पे आए थे छोटे वाले भाई का इलाज करने, उनको कॉल पे लिया गया। उन्होंने वहाँ से मंत्र पढ़े। तो मंत्र पढ़ने के बाद क्या हुआ, बड़ा वाला जो लड़का था वो शांत हो गया। मामा जी ने पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब मेरे घर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बाबा ने बताया कि बेटा हाथ तो तेरा ही है इसमें, बेशक तूने जानबूझ के करा हो या गलती से करा हो, लेकिन मैंने तेरे को बोला भी था कि हवन करवाना पड़ेगा। तुम्हें शादी ज़रूरी थी, तुम शादी अटेंड करने निकल गए, अब तुम्हें पछताना तो पड़ेगा। मामा जी की एक लड़की भी थी जो सबसे अलग है, उसके बारे में अभी कुछ बात नहीं चल रही है। दोनों लड़कों का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब ये पहुंच गए गाँव में, शादी अटेंड कर ली, सब कुछ हो गया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं एक लाइन हाईलाइट करता हूँ दोबारा, जो उस स्पिरिट ने बोली थी कि अगर मुझे लेके जाओगे मैं वहां से वापस नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ठीक है, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ये चीज़ें चलती गई, शादी अटेंड कर ली, बहुत अच्छे से फंक्शन अटेंड कर लिए। अब वापस आने की बात हो रही थी। जब ये गाँव से निकलते हैं अपनी एक्चुअल लोकेशन के लिए, सबसे पहले जिस गाड़ी में वो मामा का लड़का बैठा हुआ था जो बड़ा वाला था, उस गाड़ी का टायर फटता है। सबसे पहले टायर फटा। इन लोगों को एक ऐसा दिन सिलेक्ट करा गया था जिस दिन इनके वहाँ पे मान्यता है कि हमें इसी दिन ट्रैवल करना चाहिए, ये दिन सबसे शुभ होता है। उस एंटिटी ने इनका वहाँ से निकलना मुश्किल कर दिया। इन्होंने पूरी ज़बरदस्ती कर दी कि हमें इसी दिन निकलना है, इसी दिन निकलना है। बार बार गाड़ी को रिपेयर करवा रहे हैं, गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग वहाँ से निकले, अब इस चीज़ को भाई ध्यान से सुनना, ये एंडिंग बहुत डार्क है इसकी, कि जब ये वहाँ से निकले ना तो 2 गाड़ियाँ थी। आगे वाली गाड़ी फूफा जी चला रहे थे, पीछे वाली गाड़ी मामा जी चला रहे थे, और मामा जी की फैमिली के साथ ये सारी दिक्कतें हो रही थी। फूफा जी जो थे उनके साथ बुआ जी बैठी थी और बहुत सारे रिलेटिव बैठे थे। मामा वाली जो गाड़ी थी उसमें सारी फीमेल्स बैठी थी और बच्चे बैठे हुए थे। मामा जी वाली गाड़ी में दोनों 7 सीटर थी, और इन्होंने आपस में डिस्कस किया था। एक जगह चाय पी है इन लोगों ने, वहाँ पे डिस्कस किया है कि हम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे दोनों गाड़ियों को सलामत चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फूफा जी आगे वाली गाड़ी चला रहे थे, मामा जी पीछे वाली गाड़ी चला रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। बीच में जब ये चाय पीने रुके ना, उस टाइम पे जो फूफा जी के साथ बुआ जी थी, उन्होंने बोला कि मैं औरतों में जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लूंगी तो मेरे टाइम पास हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा टाइम का। इधर से क्या हुआ, पीछे वाली गाड़ी में से जो बड़ा वाला मामा का लड़का था जिसपे एक टाइम पे पोजेशन आया था, वो आके इस वाली गाड़ी में बैठ गया। अब भाई जब गाड़ी चलनी शुरू हुई ना हाईवे पे, फूफा जी गाड़ी लेके जा रहे, एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार जो पीछे वाली गाड़ी है वो कहाँ रह गई। इन्होंने क्या करा, गाड़ी साइड में लगा ली कि 15-20 मिनट हम देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत है क्या नहीं है। अब वेट करने लगे तो इन्हें लगा शायद कोई फ्रेश होने उतरा होगा किसी ढाबे पे, किसी होटल पे, या चाय पीने के लिए कोई उतरा होगा, कोई वॉमिटिंग हो गई होगी किसी की। कॉल नहीं करी उस टाइम पे कॉल नहीं करा। जब ये 15-20 मिनट रुके ना, इनके पास कॉल आया। अच्छा। और कॉल पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला कि ये गाड़ी आपके साथ थी वाइट कलर की। उन्होंने बोला हाँ हमारे साथ थी। बोल दिया फटाफट से आ जाओ, इनका बहुत भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ है। अरे भाई साहब, पीछे वाली गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और जितनी जल्दी हो सके आप लोग पहुंच जाओ। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे हड़बड़ाहट तो हो ही जाती है। फूफा जी गाड़ी चला रहे थे, फूफा जी ने क्या करा, यू टर्न मारा और इतना भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से 2 एम्बुलेंस निकली है। उसी टाइम पे 2 एम्बुलेंस थी जो इनके पूरे परिवार को, पीछे वाले को भर के लेके जा रही थी। अच्छा। ये लोग वहां पहुंचे हैं, इन्होंने देखा जो पीछे वाली गाड़ी थी पूरी खूनम खान, और ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं पे स्किन चिपकी हुई है, कहीं पे जो अंदर की चीजें होती है ना, मांस चिपका हुआ है, कहीं पे कुछ है। मतलब गाड़ी को देख के कोई भी ये साक्षात बता सकता था कि भाई कोई बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का। गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो गई। हालांकि जो सब्सक्राइबर उसने हमसे फोटो भी शेयर की है, लेकिन मेरे को नहीं लगता लगाने की जरूरत है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी देख के विचलित कि बहुत अजीब सी वो फोटो है। जब ये लोग पूछते हैं पुलिस वालों को दोबारा कॉल करके कि कहाँ गए, सारे के सारे आपने कॉल करके बुलाया, तो उन्होंने बताया कि ये नियर बाय हॉस्पिटल है, यहाँ पे आ जाओ। भाई आगे वाली गाड़ी में फूफा जी थे, चाचा जी थे, पीछे वाली गाड़ी में चाचा जी का लड़का भी बैठा हुआ था।
बुआ जी भी बैठी हुई थी, जैसे कि मैंने बताया उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली थी। उसमें मामा का लड़का भी था, मामा का छोटे वाला, बड़ा वाला आगे चला गया था। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इन्होंने देखा कि 2 बच्चे स्ट्रेचर पे पटक रखे हैं, वो मर चुके हैं। चाचा का लड़का और मामा का लड़का। मैं बता रहा हूँ, इस टाइम मेरे को भी काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं। वो दोनों स्ट्रेचर पे पड़े हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। ये जाते ही अनाउंस कर दिया कि ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं। हालत देखी गई, जो चाची जी थी, उन चाची जी की जो हालत थी वो पता कैसी थी? उनका सर फटा हुआ था और पूरा ऐसे जैसे लटक जाता है ना, इस तरीके से लटका हुआ था। तो एम्बुलेंस वालों से बात की कि हुआ क्या ये। उन्होंने जो चीज़ बताई ना एम्बुलेंस वालों ने बताया, भाई हम पीछे बैठे हुए थे, चाची जी ने एम्बुलेंस वालों का हाथ पकड़ रखा था और बार बार चाची जी बोल रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो। ये जैसे एम्बुलेंस वाले बात करते हैं ना कि हाँ माता जी मत आप टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एकदम से जो चाची जी बैठी हुई थी, उनकी गर्दन मुड़ी यूं करके, सर ऊपर गया, धम धम धम, स्ट्रेचर पे खुद ही बैक टू बैक मारना शुरू कर दिया। और 10-12 बार उन्होंने अपने स्ट्रेचर पे इस तरीके से सर मारा और फिर वो भी खत्म हो गई। 3 जाने जा चुकी हैं। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे तो सबसे पहले चाचा बेहोश हो गए, फूफा जी वहाँ पे थे। फूफा जी ने देखा, भाई मेरा भी बच्चा ख़त्म हो गया, मेरी वाइफ भी ख़त्म होगी, बुआ जी भी ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा ये सॉरी, चाची मैंने बोल दिया, बुआ जी थी। बुआ जी जो पीछे गई थी, जो बोली थी औरतों के साथ बैठ जाऊँ, वो भी ख़त्म हो चुकी है। मामा और मामी की जो, मामा जी की जो लड़की थी, वो 2 बच गए थे बस। उसके अलावा पीछे वाली गाड़ी में 4 लोग थे जो ख़त्म हो गए थे। और चौथा कौन था? चौथी थी चाची। अच्छा हाँ, चाची ही थी वो। चाची जी ख़त्म हुई है, चाची ख़त्म होगी, बुआ ख़त्म हो गई और दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। चाचा का लड़का और मामा जी का जो लड़का था वो ख़त्म हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि परिवार के ऊपर एकदम से जो गाज टूटी है, ये क्या हुआ, किस वजह से हुआ। इस टाइम पे परिवार में ऐसा हो गया था कि एक साथ इतनी चीज़ें हो गई। और भाई जब ये बॉडी देखने गए ना, एक बच्चा था जिसके सर में ना गेयर घुस गया था, जो लगाने वाला गेयर होता है ना, वो घुस गया था इधर। मामा जी वगैरह बच गए क्योंकि एयर बैग टाइम से खुल गए थे, नहीं तो जो लोग आगे पीछे बैठे थे उनकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई थी। इतना बुरा एक्सीडेंट ये हुआ था वहाँ पे। इन्होंने उस चीज़ को समेटा, मामा जी बच गए थे, उन्होंने समेटा। चाचा जी जो थे वो बहुत बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने भी अपने बच्चे और बीवी खो दी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग गाँव पहुँचे, सबका विसर्जन करा, जब वहाँ पर अपने सबसे जो मेन बाबा थे, गुरुजी थे, उनसे मिले और उनको बताया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया। तो गुरुजी ने साफ बता दिया कि भाई एक लड़की थी, याद करो, जिसको मर गई थी या मार दिया था। वो लड़की इंसाफ चाहती थी, लेकिन मामा जी ने वहाँ पे आके क्या करा, घोषित कर दिया कि हाँ ये ठीक है, मतलब मैं अप्रूवल दे रहा हूँ। एग्जैक्टली वो सुसाइड है। वो सुसाइड था या क्या था हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एंटिटी थी वो शुरू से ये चाहती थी कि मेरे को उस चीज़ का इंसाफ मिले। मामा जी ने अपनी तरफ से क्या करा, बीच में अड़चन बन गए, डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है। जिस वजह से वो जो एंटिटी थी वो इनके घर में प्रवेश करी, सबसे छोटे वाले लड़के पे आई, फिर बड़े वाले लड़के पे आई। और उस एंटिटी ने बोला भी था, अगर मुझे गाँव लेके जाओगे तो मैं वापस नहीं आने दूंगी। अब इन्होंने पूछा कि गाड़ी के अंदर ऐसा हुआ क्या, तो वो बाबा जी ने अपनी आँख बंद करी होगी, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने बताई जो चीज़, भाई बताया कि गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड पे चलने लग रही थी। मामा जी का जो लड़का था वो अचानक से अपने ही पापा को बोलने लगा, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उसके पापा ने पीछे मुड़ के पूछा हुआ क्या हुआ, उसने क्या करा, अपने जैसे गाड़ी नहीं रोकी, अपने बाप का सीधा यू करके नाक पे मुक्का मारा। उसके पापा ब्लैकआउट हो गए। उसके पापा ने सीधा गाड़ी देके हमारी पेड़ पे। अच्छा। पेड़ पे गाड़ी लगते ही वहाँ पर जिस तरीके से सब फटे हैं एकदम से धम करके, वहाँ पर वो पूरा इंसिडेंट हो गया। और वो लड़की लेने तो सिर्फ एक को आई थी, लेकिन अपने साथ 4 जनों को लेके चली गई। उसके बाद इन्होंने अपने घर का उतारा करवाया, लेकिन तब तक वो एंटिटी अपना बदला ले चुकी थी। तो आगे के लिए तो ऐसा हो गया कि ठीक है, घर को बंधवा लिया इन्होंने। लेकिन जो चाचा जी थे, जिसके बारे में हमें प्रदीप बता रहा था भाई, चाचा जी इतने बिजनेस माइंडेड थे ना कि जिस बिजनेस में वो हाथ रख देते थे वहाँ पर वो गोल्ड बना देते थे। उस चीज़ को बोलते हैं ना, पत्थर को हाथ लगाया तो सोना बन गया। बोले एक टाइम ऐसा आ गया कि जो चाचा जी थे वो देख के पता क्या बोलते थे, अरे देख देख चाची आई है, देखो तुम्हारी चाची आ गई मिलने के लिए मुझसे, देखो मेरा बच्चा जा रहा है, देखो दोनों आ गए।
उनकी कम से कम नहीं तो 1-2 साल तो बैक टू बैक पूजा पाठ और हवन चले, तब जाके चाचा जी अभी भी बचकाने हो गए, मतलब कि एक बच्चा दिमाग हो गया, सही नहीं हुए अभी तक। ट्रॉमा घुस गया उनका। हाँ, वो डिप्रेस हो गया बुरी तरीके से। खतरनाक कहानी भाई। अच्छा भाई, प्रदीप जो है, जो सब्सक्राइबर था, उसके मामा का ये डिक्लेयर करना कि इस घर में ये जो हुआ, ये सुसाइड हुई है, तो वो उनकी इतनी ज़्यादा वो थी कि वो जो कह रहे हैं उस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो रही है घर में और वो चीज़ मानी जा रही है। काफ़ी नाम चलता था उनका, अच्छा। काफ़ी बातचीत थी उनकी। और वहाँ जो हुआ उसमें सबसे एक बढ़िया चीज़ पता है क्या थी, जो उस परिवार को बचा गई। जिस परिवार में पूरा कांड हुआ था ना, उन्होंने वो घर खाली कर दिया था उसी टाइम पे। वो वहाँ से चले गए थे, खाली करके चले गए वो, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाके कोई ना कोई फड्डा हो सकता है। हाँ। वो वहाँ से चले गए, तो वो स्पिरिट जो थी सीधी की सीधी अपना बदला लेने पहुंची है यहाँ पे। और भाई गुरु माँ, मौलाना, बाबा, चौथे ये थे गुरुजी, जो एक्चुअली में बचा ही नहीं पाए किसी को भी। और ये भी बता नहीं पाए कि क्यों उस लड़की की मौत हुई, सुसाइड थी या क्या थी, इन्होंने पूछा नहीं उनसे? भाई मेरे ख्याल से पूरे इंसिडेंट में लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। बाकी हम इस चीज़ को डिक्लेयर करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन समझ में आ गया होगा कि जब घर वालों को नहीं पसंद था तो फिर क्या ही हुआ होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये इंसिडेंट काफ़ी डार्क रहेगा, एंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा एक ऐसी है कि मेरे को 3 बार सुननी पड़ी। उसके बाद भी थोड़ा सा बुआ और चाची में मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि एक्चुअल में इतना ज़्यादा इसमें वो है ना टॉर्चर वाला सीन, कि कोई इंसान ये देखे कि मेरे अचानक गाड़ी पीछे आ रही है और अचानक से पता चले ये एम्बुलेंस तो वही थी जो हमारे घर वालों को लेके जा रही थी। और हॉस्पिटल जाके पता चले कि भाई ये, और फिर बाबा जी के पास पता चले तो कि मामा जी के मुक्का मारा और गाड़ी सीधा पेड़ पे लगी। घर वाले सुन रहे हैं, तो सिर्फ ये चीज़ की एक इतने से स्टेटमेंट की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। थोड़ी लेकिन लापरवाही भी रही इनकी, अगर इनको ये इतना बिलीव ही कर रहे हैं कि ये किसी को दिखा रहे हैं, बाबा को या मौलवी को, और वो ये कह रहे हैं कि मत जाना वरना पूरा, वो जैसे वो आत्मा वो आती है, वो एक कहती वो है कि तुम उधर मत जाना वरना मैं पूरे परिवार को ले जाऊंगी, वो भी उन्होंने नहीं सोचा इस बारे में और चले गए सब। वो भी लापरवाही रही। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो उस तरफ नहीं देख के ना, मैं तो लॉस को देख रहा हूँ। मैं अगर ये सब देखूँ कि पास्ट में क्या हुआ, मेरे हिसाब से तो फिर मेरे को ये देखना चाहिए कि मामा जी ने इन्वॉल्वमेंट क्यों रखी। वही, हाँ वही मैं कह रहा था कि उनकी वहां तक तो जाऊं ही ना, तो मैं ये देखूं कि लॉस कितना बड़ा हो गया सिर्फ इस चीज के चक्कर में कि एक स्टेटमेंट दे दी। और वो पता नहीं कितनी बार एंटिटी आके बोल भी चुकी थी मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी। अब एक के साथ वो 3 को और ले गई, मतलब 4 सीधा मृत घोषित हुए हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मामा जी जिंदा छोड़ दिए कि बेटा अब तू देख तेरा परिवार कैसे तड़पेगा। ये भी एक सोचने वाली चीज़ है कि मामा और लड़की को छोड़ दिया, एक बेटा तो आगे वाली गाड़ी में बैठा था। मामा जी जो है वो जिंदा छूट गए कि भाई अब तू देख कि एक्चुअल में होता क्या है जब अपना कोई गुजरता है। तो भाई नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है, मतलब किसके साथ हुई है, कुछ बताओ थोड़ा। भाई सेकंड इंसिडेंट अपने यही का ही है, आसपास का ही। और जो बताने वाले उनका पूरा नाम तो राजेश है, वैसे उन्हें राज नाम से पुकारा जाता है। तो इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इनके पिताजी जो हैं वो काफ़ी एक अच्छी पोस्ट पे थे और काफ़ी अच्छा अर्न करते थे। लेकिन जिस तरीके से वो अर्न करते थे ना, उनके आसपास वाले जो इनके रिश्तेदार थे वो चिढ़ा करते थे उस चीज़ से रिलेटेड। घर में कोई ना कोई अनबन रहा करती थी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जो इनके पापा है, राजेश के पापा जो है, इनके खुद के मम्मी पापा बहुत इस चीज़ से चिढ़ते थे कि ये दूसरे भाइयों बहनों को सपोर्ट नहीं करता, खुद के लिए ही सब कुछ करता है। तो क्या होता था, जैसे राजेश के तो वो दादाजी लगे जो इनके पापा के पापा हैं, वो दादाजी शाम को पी के आते थे और राजेश के पापा को डांटते थे कि अगर तेरे से नहीं करा जा रहा, तू घर में पैसे नहीं दे सकता तो घर छोड़ के निकल जा, हमारे किसी काम का नहीं है। और जो बाकी रिलेटिव्स थे वो भी क्या करते थे, जैसे राजेश सबसे छोटे वाले, उनसे एग्जैक्टली काउंटिंग बताया था, सबसे बड़े वाले जो भाई है वो रियल एस्टेट में थे। जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो राजेश के बड़े भाई है, मतलब बीच वाले हैं वो वाईफाई के ऑफिस में काम करते थे, ठीक है। और राजेश स्टूडेंट है जिन्होंने हमें ये सब कुछ बताया है। तो हुआ क्या, ये सारे जब निकल जाते थे ना अपने काम पे, तो राजेश की मम्मी को टॉर्चर किया जाता था। जो बगल वाले रिलेटिव्स थे, जो दादा दादी थे, वो टोंट मारा करते थे कि तेरा पति घर में पैसे नहीं देता है, तेरे 3-3 बच्चे पल रहे हैं, हमने भी तो एक टाइम पे उन्हें पाला है, तो एक काम करो तुम घर छोड़ के निकल जाओ, तुम अपना घर बसा लो। अब राजेश जो स्टूडेंट था वो इन सब चीज़ों को देखा करता था कि जब भी ये लोग बैठते हैं शाम को तो इसी बारे में बात होती है कि दादा दादी ने आज इतना सब कुछ बोल दिया, साइड में जो चाचा वगैरह रहते हैं इन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो जो राजेश के पापा थे वो एक डिसीज़न लेते हैं कि अब फाइनली हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना। और किसी गांव में, एक गांव था, ये 2000 मेरे ख्याल से 21-22 का इंसिडेंट होगा, 22 का ही है शायद,
22 या 23 का। तो उस टाइम पे जो राजेश के पापा है वो एक गाँव में जगह देखते हैं और पैसे की दिक्कत नहीं थी उनको, तो वो क्या करते थोड़े बड़े गज में एक घर ले लेते हैं वहाँ पे। अब इस गाँव के बारे में राजेश ने बताया कि भाई जिस गाँव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर शुरू से ही इन भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कि कुछ इमेजेस और वीडियोस भी हमारे पास आ रखे हैं, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा देना। उन इमेजेस में ये दिख रहा है साफ साफ कि इनके घर के बाहर पूरा जंगल स्टार्ट हो रहा है, झाड़ियाँ है पूरी की पूरी, एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के बगल में एक नहर बह रही है, वहाँ पे एक हैंडपंप लगा हुआ है और कहावत यह है कि ये जो बरगद का पेड़ है इस पे ब्रह्म राक्षस, मुंजिया, जिन जिन्नात हमेशा से इनका वास है। इस पूरे गांव के बारे में एक अफवाह पहले से ही फैली हुई है, जो लड़कियों के लिए अफवाह फैली हुई थी कि इस गांव में कोई भी लड़की रात को बाल खोल के छत पे नहीं जाएगी, क्योंकि इस गांव के जंगलों में एक जिन जिन्नात का साया रहता है। अब हुआ क्या, राजेश ने बताया कि भाई हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। गाँव का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, अपने घर के बारे में बता दिया। एल शेप घर था, सामने हॉल था, अंदर कमरे थे। अब बताया कि भाई जब हम वहाँ पे मूव करते हैं तो एग्जैक्टली उस गांव में गिन के 5-6 घर थे उस टाइम पे जब हमने वहाँ पे ज़मीन ली थी, क्योंकि सस्ती मिल रही थी तो हमने ज़्यादा ले ली थी। पापा अपने काम पे जाया करते थे, मम्मी घर में रहती थी। बड़ा वाला भाई जो था वो रियल एस्टेट में था, उसका आना जाना बहुत ज़्यादा होया करता था। जो बीच वाला भाई था वो वाईफाई के ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसके एक टैलेंट के बारे में बात की, जिस टैलेंट को ही, जो टैलेंट उसे बहुत ज़्यादा मार गया। वो बंदा सिंगिंग किया करता था, वीडियो बनाया करता था और रील्स बनाया करता था और जो भी बनाया करता था उस जंगल वाले एरिया में जाके बनाया करता था। वो क्या करता था, जैसे वाईफाई वाले ऑफिस से जिस दिन छुट्टी होगी या फिर जिस दिन पार्ट टाइम उसे लगता है कि आज काम नहीं है, तो वो क्या करता था, जंगल वाले एरिया में निकल जाता था। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जो राजेश थे वो बताते कि भाई मैं खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे भाई की जो आवाज़ है वो सिंगिंग के मामले में बहुत अच्छी आवाज़ है, काफ़ी अच्छा वो गाता था। कि जो मेरे भाई का दोस्त था ऋतिक, वो उसका इतना अच्छा दोस्त था, मतलब एक दूसरे पे जैसे भाई मरते हैं ना, ऋतिक इकलौता दोस्त था उसका, जो इसका भाई है। भाई का नाम मानव रख लेते हैं, कि राजेश ने बताया मानव जो मेरा भाई है उसका दोस्त ऋतिक था। ये ही दोनों थे जो एक दूसरे के लिए दोस्ती में मरे करते थे, पूरे दिन उठना बैठना साथ में, घूमना, सब कुछ करना। ऋतिक एक बार ना ट्यूशन से वापस आ रहा था, 7:30 बजे का उसका ट्यूशन था, और ट्यूशन से आते आते उसको कभी कभार 9, 9:30 बज जाते थे। गाँव वाला एरिया था। एक बार ऋतिक हो गया किडनैप। ठीक है, जब ऋतिक किडनैप हुआ तो उसकी ढूंढा वाली चली और 1 हफ्ते में ऋतिक वापस मिल गया था। अच्छा, मिल गया था। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार 2 महीने बाद ऋतिक फिर दोबारा किडनैप हुआ। इस बार ऋतिक का कुछ भी आता पता नहीं चला। अब हुआ क्या, जो ये मानव था राजेश का भाई, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो गया। जंगल में जाया करता था, वहाँ गाने वाने बनाता था, रील्स बनाता था और बहुत सारा टाइम वहाँ स्पेंड करता था। एक दिन जब ये घर वापस आता है ना मानव, तो राजेश ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है, पक्का ये रो क्या है। इन्होंने उस चीज़ के बारे में बात नहीं की, ये सोच के कि यार दोस्त था, नहीं मिल रहा तो इमोशनल हो गया। और दोस्ती को भी समझ रहे थे कि बहुत पुराना दोस्त था, इकलौता दोस्त था इस गाँव में जो बना था, तो इसलिए अपसेट है ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। लेकिन उस दिन से कुछ चीज़ें चेंजेस जो है मानव में देखने को मिली। मानव जब घर वापस आया ना, तो वो 19 घंटे सोया करता था। आया, खाना खाया और सो गया। उसे बार बार उठा रहे हैं कि तेरे को ऑफिस भी जाना है, तेरे को ऑफिस जाना है, उठ जा, फटाफट से ऑफिस चला जा। नहीं जाना ऑफिस, नहीं जाना, नहीं जाना। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जैसे किसी दिन अगर बैठे ना इन्होंने, तो इन्होंने मानव से वो पूछा कि तू क्या गाना बना रहा था ऋतिक के लिए, अपनी दोस्ती के लिए। राजेश ने भाई हाईलाइट करा कि आप बिलीव नहीं करोगे अक्षय भाई, उस बंदे ने दोस्ती के लिए जो गाना लिखा ना अपने दोस्त ऋतिक के लिए, हम भी ये देख रहे थे कि मतलब इस बंदे ने ये लिरिक्स निकाले कहाँ से। बहुत बेहतरीन तरीके का गाना, और वो गाना सुनते सुनते सारे ही रो पड़े उस दिन कि ऋतिक पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा, दोस्ती में इतना सब कुछ चल रहा है। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मानव को इन्होंने ज़बरदस्ती वाईफाई के ऑफिस में भेजा कि कंप्लेंट आ रही है, फ़ोन बज रहा है, तू जा क्यों नहीं रहा। अब ये जब वहाँ पर गया ऑफिस में, वाईफाई ऑफिस में, वहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ था, वहाँ जाके सो गया। बॉस के घर पे कॉल आ रही कि आपने क्या इसकी नींद पूरी नहीं होने दी है, ये यहाँ पे आके सो गया है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब इनको थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये क्या चेंजेस है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा 24 घंटे में से 19 घंटे सिर्फ सोने लग रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी सोने लग रहा है। तो इन्होंने क्या करा, एक इनके मौसा थे जो मुंबई में कारपेंटर थे। अच्छा, मौसा जी इस टाइम पे इनके घर पे आने वाले थे, और राजेश ने आगे बढ़ने से पहले बताया कि भाई जो मौसा जी है ना, उनके साथ पहले ही इतनी सारी चीज़ें हो रखी है मुंबई में
क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनके ऊपर वहाँ पे पता नहीं किसी ने काला जादू वगैरह करा होगा, जिसकी वजह से मौसा जी ने 2 साल इतना स्ट्रगल करा है। उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में कोई दिक्कत है, क्योंकि उनके जो कंधे हैं उन पे भार आने लग जाते हैं। तो मौसा जी जब इनके घर पे आते हैं ना, उन्होंने कदम रखते ही सबसे पहले ये पूछा मानव कहाँ है, खुद से उन्होंने पूछा मानव कहाँ है। तो राजेश ने अपनी तरफ से बताया कि मौसा जी ऐसे ऐसे दिक्कत चल रही है और पता नहीं 19 घंटे सोता रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है। तो मौसा जी ने बोला कोई नहीं, एक काम करेंगे हम ना बालाजी चलेंगे, ठीक है, टेम्पल होके आएंगे। तो क्या हुआ, अब जैसे घर वाले आपस में बात कर रहे थे इस बारे में कि टेम्पल आएंगे, टेम्पल आएंगे, टेम्पल होके आएंगे, तो उस टाइम पे मौसा जी ने बोला मेरे को मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, बाकी तुम देख लो किस तरीके से चलना है, कौन से दिन चलना है। अब जब ये बैठ के बात कर रहे थे ना कि बालाजी टेम्पल जाना है अपने मेहंदीपुर बालाजी, जो मयंक था अंदर सोने लग रहा था वो बाहर आया, मानव जो था वो बाहर आया और अचानक से इधर उधर देखते हैं, सबकी नज़र उस पर पड़ती है। तो भाई इसने देखा एकदम से राजेश ने कि भाई आंखें पूरी लाल हो रखी है, और जब जब राजेश नाम ले रहे बालाजी बालाजी टेम्पल, हनुमान जी, वो बंदा कपकपा रहा है, उसके अंदर कपकपाहट सी आ रही है, मतलब जैसे पता नहीं किसी चीज़ का खौफ है। उसने सुना, वो अंदर चला गया वापस, जो मानव था। मौसा जी आए तो मौसा जी ने बोला कि क्या हुआ। इन्होंने बताया कि उस टाइम इसके मम्मी पापा भी वहीं थे, बस एक रियल एस्टेट वाला भाई नहीं था। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अभी आया था बाहर और पूरी आंखें भटलाल हो रखी है, और जब जब हनुमान जी का नाम आया तो इस तरीके से रिएक्शन दिया जैसे हमारा नहीं है वो मानव, हमारा नहीं है। तो भाई मौसा जी बोले ठीक है, एक बार मैं चल के बात करता हूँ अंदर। मौसा जी वहाँ पे गए। मौसा जी ने पूछा कि क्या हुआ, तू मेरे साथ चलेगा ना बालाजी मंदिर। उठ के सीधा उसने बोल दिया कि चला जाए यहाँ से, चला जाए, इससे पहले कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। इसके मौसा जी समझ गए कि ये वो नहीं है, कोई और ही चीज़ है। तो क्या हुआ, हड़कंप मच गया एक, वहाँ पे चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। जो मानव था वो चिल्लाने लग गया कि मेरे को मंदिर लेके जाओगे तुम, ऐसे कैसे मंदिर ले जाओगे, मेरे से बिना पूछे तुम मुझे कैसे मंदिर लेके चले जाओगे, मार दूंगा, आप ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब घर में ये चिलचिलाहट शुरू हुई ना, तो इनके घर के पीछे 3 भक्तों का घर था। एक घर में 3 भक्त थे, अब वो पूजा करते होंगे, भक्त थे। उनमें से क्या हुआ, एक भक्त आ गया देखने के लिए कि हुआ क्या है। वो भक्त वहाँ पे बैठा, उसने पूछना शुरू करा कौन है तू। नहीं बताए, नहीं बताऊंगा, मेरे को मंदिर लेके जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तू यहाँ क्या करने आया, तेरे को भस्म कर दूंगा। वहाँ पे वो बोल रहा है जो भक्त है कि मैं तेरे को भस्म कर दूंगा, यहाँ से बोल रहा है तू मुझे क्या भस्म करेगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बार बार पूछना शुरू करा कौन है। तब उस एंटिटी ने पहली बार बताया कि मैं जिन हूँ, जिन। तो इन्होंने पूछा कि भाई तू मतलब इसके शरीर में क्या कर रहा है, और तू किस मकसद से आया, तेरे को चाहिए क्या, जो चीज़ तेरे को चाहिए तो बता दे। मतलब एक भक्त का काम था कि मैं जो भी मांग रहा है भोग वोग दे के इसे भेज दूँ। काफ़ी टाइम तक बोलता रहा नहीं जाऊँगा। पूछा गया क्यों नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है। वो जो जिन था वो ये चीज़ बोलने लग रहा है, मुझे इस बच्चे को लेके जाना है, इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, और मैं इसके अंदर पिछले 2 महीने से हूँ। पिछले 2 महीने से मैंने इसे पोजेस करने की बहुत कोशिश की, मैंने इसके शरीर पर कब्जा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा ये कैसे न कैसे बच जाता था। लेकिन इस बार मैं इसे लेके जाऊँगा। तो भक्त ने पूछा कि अब तूने इस पर कब्जा कैसे पा लिया। बोला जब ये जंगल में आया था ना, अपने दोस्त को याद कर रहा था, और जब ये रोने लगा, डिप्रेस हो गया, तब मैंने इस पर कब्जा पा लिया। जब ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कमज़ोर हुआ और अभी वीक हो गया एग्जैक्टली, तब मैंने इसके ऊपर धावा बोल दिया और मैंने इसे पोजेस कर लिया। 2 महीने से वो नहीं जाऊँगा। भक्त ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे, क्रियाएं शुरू करी, और पूछना शुरू करा तू बता दे क्या चाहिए तेरे को। उसने क्या करा, बोल दिया कि एक काम करो, मेरे लिए ये वाली चीज़ लेके आ जाओ। नॉन वेज का नाम लिया कि इस चीज़ का भोग लेके मैं चला जाऊँगा। मंगवाया गया। जो राजेश है वो अपने मौसा जी के साथ वो सामान लेके आए मार्केट से। वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से जैसा होता है ना भोग, उसने सूंघा यूँ करके, अचानक से वहाँ पे बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद चलो फाइनली सब हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जिन सारे झूठे वचन दे के गया वहाँ पे। 1 रात बीती, 2 रात बीती, राजेश सोने लग रहा था। उसने क्या करा, राजेश ने जैसे होता ना एक ठंडी हवा का झोंका राजेश की कमर पे लगा, जैसे भरी गर्मी में यार एकदम से ठंडी हवा कहाँ से आई। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका जो भाई था, वही जो मानव था, वो उसे घूर घूर के देख रहा है कि तुम्हें लगा मैं चला जाऊंगा, प्रॉपर आवाज बदल गई, प्रॉपर कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है, तुम्हें क्या लगा मैंने जो वचन दिए वो सही है। अब ये भाई उठ के सीधा भागा। इसने अपने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे इसके साथ दिक्कत हो रही है। सारे घर वाले आए,
पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया, चिल्लम चिल्ली हो रही है। उधर से समझ गए थे उस भक्त को बुलाने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जिन ने उसका कर दिया था कि उल्लू बना दिया था उसे। तो इन्होंने क्या करा, फिर दोबारा किसी से पता करना शुरू करा, लेकिन 5-10 मिनट में वो पोजेशन के बाद वो जो मानव था वो बेहोश हो गया था। इन्होंने क्या करा, किसी से पूछताछ करी, फिर एक उसको बाबा को बुला के लेके आए, जो बाबा वहाँ पे मानने वाले थे, जिनका नाम था किसी और को। हाँ, किसी और को। तो सुबह जब वो बाबा आए तो उन्होंने साफ साफ बता दिया, भाई ऐसा है कि ये जो लड़का है इसको पोजेस कर रखा है एक जिन ने, लेकिन इसके साथ कोई दूसरी आत्मा भी है। जिन तो है ही है, लेकिन कोई और भी एक आत्मा है, और वो आत्मा इसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये थोड़ा सा हैरान हो गए कि कोई और आत्मा इसे प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब। तो बताया जाता है कि इसके साथ ऋतिक की आत्मा है। ऋतिक जो गायब हुआ था, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो नहीं लेकिन पता चला। बस वो बता तो दिया था भाई कि उसका हुआ जो हुआ, किडनैप करने वालों ने शायद खत्म कर दिया उसे। अच्छा। बट उसकी आत्मा इसको प्रोटेक्ट कर रही है उस जिन से, वरना वो जिन 2 महीने से कोशिश कर रहा है कि इसे लेके चला जाए। अब ऐसी ऐसी बातें बता दी वहां पे भाई, सुन के ना सबसे पहले राजेश बोला कि भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा कलेजा फट गया। वो जिन बोला कि तुम्हें इतना पता है, तुम्हें अपने परिवार वालों के बारे में इतना तो पता नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे बगल में सोता है, रोज रात को 1:30 बजे मैं इसे अपने वशीकरण करके शमशान पे लेके जाता हूँ, वहां पर क्रिया करवाता हूँ, और तुम्हारे उठने से पहले वापस आके लेट भी जाता है। कैसी क्रिया? अब वो वहां पे जाके करता होगा, कोई जिन विन की सेवा करता होगा, भोग इसे चढ़ाता अपने होगा, वश में करने के लिए पूरा पूरा वश में कर लिया था। बताया कि राजेश के बगल में वो सोता है, रात को उठता है, 1:30 बजे वहां जाता है और वापस आके लेट भी जाते हैं, घर में किसी को पता ही नहीं है, ये 1.5-2 महीने से चल रहा है। अच्छा। अब उससे बाबा जी से बोला गया कि इसे ठीक करना है, कैसे करा जाए। तो उस टाइम पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इस जिन को निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, कम से कम मेरे को 2-3 दिन चाहिए होंगे कि मेरे को हवन करना पड़ेगा। भाई वहाँ पे उस टाइम पे वो धागे वागे दे गए जो बाबा जी थे कि ये धागे मैं दे रहा हूँ, और इससे अभी तक तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो तीसरी रात आएगी उस दिन मेरे को हवन करना है। एक रात आराम से निकल गई। दूसरी रात इसकी आंख खुली राजेश की, एग्जैक्ट 1:30 से 2 के बीच में। इसने पीछे मुड़ के देखा, वो जो भाई था वो था ही नहीं वहाँ पे। इतने एकदम से ही हो जाता, भाई कहाँ चला गया, भाई कहाँ चला गया। वो चिल्लाने लगता, पापा पापा भाई नहीं है, मानव पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार देखना शुरू करना, तो जाके देखा एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर उकड़ू बैठा हुआ है। अच्छा। इस तरीके से बिल्कुल, और बार बार यही कि अब इसे ले जाने का वक्त आ गया, इसे ले जाने का वक्त आ गया। तुम्हें क्या लगा मैं कोई आम जिन हूँ और मैं ऐसे ही इसे छोड़ दूंगा? इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, हाथ पैर छुड़वा के सीधा ये भागा है, उसी वाले बरगद के पेड़ के ऊपर जाके ऊपर बैठ गया। सारे घर वाले पीछे पीछे भागे। इनके घर से मेरे ख्याल से 100-150 मीटर की दूरी पे होगा, वहीं पे शमशान है, वहीं पे वो नहर है, और नहर के पास एक हैंडपंप लगा हुआ है। तो जब ये वहाँ पे पहुंचे, ऊपर देखा, भाई ये तो बरगद के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। अब वहाँ से बार बार बुला रहे, नीचे आ जा, नीचे आ जा, हम तेरे पेरेंट्स है, कोई नहीं है, इसे लेके जाने का वक्त आ गया, बुला लो, कितने भक्तों को बुलाओगे, बुला लो, कितने गुरुजी को बुलाओगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ी गई, और बहुत सारे मंत्र थे जो बहुत रिस्पेक्टेड है, तो मैं उनका नाम इस तरीके से नहीं लूँगा, मंत्र पढ़े गए। उसके बाद राजेश और उनका सबसे बड़ा जो भाई है रियल एस्टेट वाला, वो ऊपर चढ़े, वो उसे नीचे लेके आए कैसे न कैसे। और ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में जब गुरुजी ने बोला था ना कि तीसरी रात में हवन करूंगा, तो साला ये बाहर कैसे निकला, मतलब ये गेट खुला कैसे, इन्होंने ताला लगा रखा था। तो पता चला वो रियल एस्टेट वाला भाई आया था 1:30 बजे, उसे किसी काम से जाना होगा या आना होगा, उसने वो ताला खोल दिया। ताला खुलते ही ये भाग गया। इसे उतारा, इसे वापस लेके आए। अब जब वापस लेके आए तो फिर अगले दिन गुरुजी को बुलाया कि भाई ये फिर दोबारा पोजेस हो गए। दोनों जो इससे पहले वाला भी बताया था रियल इंसिडेंट, और ये भी बता रहा हूँ, दोनों में देखना कि मतलब एंटिटीज किस तरीके से खेलती है। जो गुरुजी आए उन्होंने पूछा, भाई तू क्या चाहता है, हम तेरे को भोग भी दे रहे हैं, हम तेरे को सब कुछ दे रहे हैं, तब भी तू जाने को तैयार नहीं है। बोला मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है, अपनी दोस्ती पे मरता है, बहुत अच्छे नेक दिल का है, ऐसे वैसे करके बहुत बोला। तो गुरुजी ने पहले तो बहुत कोशिश की कि भाई फाइनली हम कुछ करें, मान जाए, भोग पे मान जाए। जब भोग पे नहीं माना तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, अब हम तेरे को निकालेंगे, अपने तरीके से निकालेंगे। तो इनके सामने जो मौसार के थे, उन्होंने बोला आप एक काम करो, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो थोड़ा वीडियो में बताना ठीक नहीं रहेगा। तो नॉन वेज और 3 कंकाल के जो सर होते हैं वो लेके आओ। रात को पूरे शमशान के अंदर अब ये क्रिया चल रही है। शमशान में एक घेरा बनाया,
घेरा बनाने के बाद क्या करे, 3 वहाँ पे जो स्कल थे वो रखे, उनके ऊपर टीका लगाया जैसे किसी चीज़ को, वो भी आवाहन दे रहे हैं जो गुरुजी है कि आओ और इस जिन को निकालो। अब यहाँ पे राजेश खड़ा है, उसके पापा खड़े हैं, रियल एस्टेट वाला भाई खड़ा है, उसके जो मम्मी है वो खड़ी है और देखने लग रहे हैं। और ये बंदा क्या कर रहा है, जो राजेश है उससे पूछ रहे हैं, ये वो जो मानव था उससे पूछ रहे हैं कि निकल रहा है नहीं निकल रहा, आखिरी बार पूछ रहे। वो पता क्या कर रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है। गुरुजी ने बोला तू मुझे ये बता दे कि तेरे को कैसे मौका मिल गया, मतलब एक इंसान अगर बस रो रहा था तो तूने मतलब इस तरीके से कैसे कब्जा पा लिया। तो जो जिन के ऊपर होता है ना कि अपनी पावर का इस्तेमाल करा, उस जिन ने बताया। फिर देखो गोली दे रहा था वो, जिन ने बताया कि ऐसा है। ये जब उस दिन रो रहा था, इसने क्या करा, हैंडपंप से पानी पिया और टॉयलेट कर दिया पेड़ के ऊपर, बरगद वाले पेड़ के ऊपर। और टॉयलेट करने के बाद हाथ इसने धो दिए नहर में, ठीक है। तो इसने क्या करा, वो जो घर था ना जिनका, वो जो एक पेड़ था, उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था इसने। ये सच बोल रहा था जिन, ये झूठ बोल रहा था? अभी तक तो झूठ ही झूठ था। अच्छा। अभी तक झूठ ही झूठ था। अब जाके उसने पहली बार बताया कि इसने पेड़ पे टॉयलेट किया, हैंडपंप से पानी पी के और हाथ धोए नहर में। नहर वाली एंटिटीज, पेड़ वाली एंटिटीज, जो जितने भी वहां पे वास कर रही थी, सारी की सारी इस पर कब्जा पाना चाह रही थी, लेकिन जिन इस पर टूट पड़ा और उसे जिन ने किसी ने आने नहीं दिया होगा। फिर अब इन्होंने क्रिया करनी शुरू करी तो राजेश बता रहा, अक्षय भाई यहाँ पर अग्नि जल रही है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है। जैसे होता है ना पूजा में एक दखल डालनी है, क्रिया के अंदर दखल डालनी है कि ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे सारी क्रिया हमारे सामने हो रही है और वो जो मानव था वो वहाँ पे बुरी तरीके से चिल्लाने लग रहा है, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। एट द एंड हुआ क्या, मानव को उठाया, जैसे होता ना कि एक बाबा ने, वो जो गुरुजी थे उन्होंने कैसे ना कैसे कंट्रोल पाया उस एंटिटी पे, घर के अंदर लेके गए। चलो सारे घर के अंदर लेके गए, एक मटका खोला, मटके के अंदर उस चीज़ को लेके आए, जो भी चीज़ थी, वो जो जिन वगैरह था उसे मटके में डाला और उसके पापा को बोला, जो राजेश के पापा थे, कि एक काम करो, अब आप इसे शमशान के वहाँ पे जो बरगद वाला पेड़ है उसके नीचे गाड़ के आओगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने पीछे देखा तो आपका लड़का यहीं ख़त्म है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं वो दृश्य बताता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है इसे। राजेश, उनका परिवार सामने देख रहा है कि उसके पापा उधर जा रहे हैं बरगद वाले पेड़ के पास, 100-150 मीटर दूरी पे। उसके पापा वहाँ गए, खुरपी से उन्होंने मटका गाड़ा, ऊपर मिट्टी रखी। जैसे ही वापस मुड़े, उसके पापा एकदम से दूर से दिखता ना हिले, उस जिन ने उसके पापा के कंधे पे हाथ रख दिया पीछे से। एकदम से ये क्या बाहर आया। इसके पापा ने क्या करा, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, आगे चलना शुरू करा, दोनों पैर पकड़ लिए। अब दूर से ये देख पा रहे कि पापा रेंग रहे हैं, इस तरीके से करके चल नहीं पा रहे, रेंग रहे हैं, कि पैर भी पकड़ लिया। धीरे 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 आगे आए। अब आवाज आनी स्टार्ट हुई दादी की कि बेटा हमें माफ कर दियो, हमने तुझे घर से निकाल दिया था, एक काम कर, तू वापिस आ जा, पीछे पलट जा, आ जा हमारे पास। जिन खेलने की कोशिश कर रहा है। यस, दादाजी की आवाज आई, मैंने पी के तेरे को बहुत सुनाया था ना, मुझे माफ कर दे, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं तेरे पीछे ही तो हूँ। पुराने ट्रॉमा याद दिला। एग्जैक्टली। इसके बाद वाइफ की आवाज कि हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना, हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना। खुद राजेश की आवाज कि पापा भाई को बचा लो, मैं पीछे ही खड़ा हूँ, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो। एक दृश्य इसके पापा ने जो देखा कि वो जो लड़का है वो जा चुका है, मतलब पूरा इल्यूजन क्रिएट किया गया कि पीछे पलट जाओ कैसे भी। भाई इसके पापा ने, बस इसके पापा को इतना पता था अगर मैं पीछे पलटा तो लड़का गया। घर के अंदर आए, गुरुजी से पूछा कि क्या है। गुरुजी ने बोला दरवाजा बंद कर दो, अब तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहा हूँ, तुम्हारा लड़का बच गया, जब तक बच गया, जब तक उस बरगद के अंदर से कोई हांडी नहीं निकालेगा। यही एक रीज़न है कि मैंने गाँव का नाम नहीं बताया, क्योंकि राजेश ने मेरे को बोला था भाई आप गाँव का नाम बताओगे कोई पक्का आके उसे निकाल देगा। बरगद के पेड़ को इनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी खिड़की में से घूरता रहता है कि उसके नीचे जो हांडी दबी हुई है ना, उसे गलती से कोई निकाल ना दे। बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, बच्चों को भगा देते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उस चीज़ का कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जो राजेश है उसने बताया कि अक्षय भाई इस चीज़ के सॉल्यूशन के बाद भी ना मानव को 4 महीने तक वो सपने में जिन दिखता था और पता क्या बोलता था, एक दिन आऊँगा लेके जाऊँगा, चिंता मत कर, बचेगा तू भी नहीं। और फिर उसके बाद वो जो ऋतिक था, पर बॉडी पे पोजेशन हो रहा है? नहीं पोजेशन नहीं हो रहा, सिर्फ सपने में आके धमकी दी है। और जो ऋतिक था उसकी भी
आत्मा को हटाया गया, फिर जो दोस्त था वो भी एक टाइम पे तो वो भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है। और जो वो सोता था, कौन? जो वो सोता था 19 घंटे, फिर वही तो मानव है। हाँ नहीं, वो फिर ठीक हो हाँ गई थी वो वो ठीक चीज़। हो गया, वो ठीक हो गया, लेकिन वही चीज़ की इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा नज़र उनके बरगद के पेड़ के नीचे जो मटकी दबी हुई है उसी पे ही रहती है। भाई साहब, लास्ट का सीन अलग ही है, जब वो भाई पूरी वो सही दिखा रहा में भाई यार, पूरे illusion परिवार create की कर रहा। आवाजें आ रही हैं। तो मैं यही तो बता रहा था कि इस चीज़ को बस इमेजिन करना कि अगर ये चीज़ हो तो कैसा होगा। भाई अब नई उस पे आते हैं, और ज्यादा डरावना कोई किस्सा है तो बताओ भाई, थोड़े रोंगटे खड़े करो हमारे और जनता के। बिल्कुल भाई, एक बताता हूँ मैं इंसिडेंट। दिल्ली का इंसिडेंट है, राजौरी गार्डन से आया था। लड़की जम्मू कश्मीर की थी और मम्मी पापा के साथ रहती थी अपनी। उसकी 2011 में शादी हुई थी। 2011 से पहले वो लोग जम्मू में रहा करते थे, मस्त उनकी लाइफ चल रही थी। लड़की बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा नेचर, बिहेवियर, सब कुछ बहुत बढ़िया था। 2011 में राजौरी गार्डन में मूव करती है वो लड़की। लड़का जो था उसके साथ बहुत सपोर्टिव था स्टार्टिंग से, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि लड़की की डिमांड और लड़के ने फटाफट पूरी करी कि जैसे मैं राजौरी गार्डन में आई हूँ, यहाँ का कुछ खाने के लिए मुझे लेकर चलो, तो आज ही डिनर पर चलो, आज ही क्या चाहिए खरीदने, ज्वेलरी पसंद है अभी के अभी लो। अब लड़का जो था वो MNC कंपनी में काम कर रहा था। लड़की आई थी, लड़की एजुकेटेड थी, इसने भी किसी गुड़गांव की MNC कंपनी में अप्लाई करा और इसका सिलेक्शन हो गया था। तो लड़की जो थी वो नाइट शिफ्ट करती थी और लड़का मॉर्निंग जाता था। बहुत अच्छा प्यार था, परिवार बहुत अच्छा था। जो लड़का था उसकी बहन थी एक, तो इन लॉज में आ गई, लड़की की सिस्टर इन लॉ थी। वो बहुत अमीर फैमिली में उसकी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में। तो जब भी वो अपनी इस लड़की से मिलने आती थी, लड़की का नाम मोनी है, मोनी से जब मिलने आती थी ना, तो उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी। जैसे परफ्यूम दे दिया कि ये बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, मेरे पास था, मैंने सोचा एक तेरे को दे देती हूँ। या कभी कोई टॉप दे दिया, कभी कोई जीन्स दे दी। लेकिन उसमें एक बात सोचने वाली होती थी कि वो जो भी सामान होता था ना, वो यूज्ड होता था। अच्छा, जैसे उसी का यूज्ड। हाँ, ग्रिप खोल रखी है उसकी और परफ्यूम थोड़ा सा लगा रखा, फिर दे दिया। तो जैसे होता है ना, हमारा बड़ा भाई होता है, वो ये टी-शर्ट मैंने पहन के देखी थी, छोटी आ रही है, तू ले ले, वैसे ही उसके पास सारा सामान आता था। तो ये लड़की जम्मू की थी, वहाँ पर ऐसा पहनावा नहीं था कि वेशभूषा बदल गई, वहाँ पे तो बहुत कवर करके रहना पड़ता है, भारी कपड़े पहनने और पड़ते ये हैं। सब उसे पता होता था कि वो यूज सामान हाँ, दे रही है। सब पता था उसे कि यार तो सिस्टर इन लॉ है, प्यार बहुत ज़्यादा है, बातचीत बहुत अच्छी है, तो वो दे देती थी, ये रख लेती थी। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ना वहाँ पर उस लड़की को, मोनी को, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे उनके फादर इन लॉ, जो लड़के के पापा थे, कि बेटा मैं हूं ना, तू मेरी बच्ची जैसी है, तेरे को कोई भी दिक्कत हो तू बता दियो। और मम्मी जो थी ना उसके लड़के की, मदर इन लॉ, वो थोड़ा सा चींची चैंचा करती थी कि सुबह जल्दी नहीं उठी, काम नहीं करती, रात को शिफ्ट में है तो क्या हुआ, करते करते कर लिया कर, सुबह का खाना बना के सो जाया कर। और मोनी रात की शिफ्ट करती थी, सुबह तक थक जाती थी। तो धीरे धीरे सब जो है ठीक चल रहा था। और क्या हुआ, वो जो सिस्टर इन लॉ थी ना, वो बीच बीच में ना इसे अजीब अजीब सा सामान देती थी। जैसे मान लो कभी टावल दे दिया, कभी कोई जैसे मोनी प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसे जॉनसन बेबी की एक सोप की बोतल दी। और जो सोप की बोतल थी उसके अंदर पता क्या होता था, जैसे लौंग और वो दालचीनी के दाने, अजीब अजीब सी चीज़ें यूज़ करने के लिए देती थी। लेकिन मोनी जो थी वो कभी भी मना नहीं करती थी अपनी सिस्टर इन लॉ को कि ठीक है यार दे रही है तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। अब इसके साथ क्या होता है ना, जब ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब इसे 3 दिन, मतलब एक एंटिटी दिखती है रात को, कि कोई एंटिटी है जो इसके आगे पीछे घूम रही है। ये उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो ये अपने हस्बैंड को बताती है कि ऐसे ऐसे ना मुझे कल रात को कोई एंटिटी दिखी थी और मेरे को डर लगता है अब इन चीज़ों से। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं देख तू नाइट शिफ्ट करती है, तेरे को हो जाता होगा हेलुसिनेशन वगैरह, कुछ वहम हो जाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने अपनी मदर इन लॉ को बताया, उसने तो दूध काट दिया, चलना तू पागल कहीं की, नाइट शिफ्ट मत करा कर, छोड़ दे नौकरी, इधर से नहीं हो रहा। तो मिस जिस दिन वो एंटिटी दिखी थी ना, 3 दिन बाद लड़की का अजीब तरीके से मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, अजीब तरीके से भाई, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और ये फीमेल के लिए शायद ऐसी सिचुएशन है जो वो अनएक्सपेक्टेड था। तो वो जो सिस्टर इन लॉ है वो आती है घर में, क्या हुआ, मिसकैरेज हो गया, कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं, तू एक काम कर, पानी पी। बोतल निकालती है उसे और पानी पिला देती है। तो बस पानी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो पी लेती है, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे सिचुएशन में तो रोना आ रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उसे समझाते हैं कोई नहीं, ठीक है जो है हो गया, कोई नहीं। तो फिर फादर इन लॉ जो थे ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे,
बोलते बेटा जो नसीब में लिखा होता है वो तो होता ही है, तो कोई नहीं दोबारा कर लेना यार, अगर ऐसा सही रहेगा कोई नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन निकलती है और ये खुद को संभालती है। अगले साल फिर ये कंसीव होती है। अब सबको बहुत आशाएं हैं घर में, भाई किलकारियाँ गूंजेगी, बहुत बढ़िया होगा। इसे फिर अचानक से रात को एक एंटिटी दिखती है और इसके दिमाग में यही चल रहा है कि यार इस बार कुछ दिक्कत ना हो। तो ये इन बिटवीन ना बहुत पूजा पाठ करने लग जाती है। तो अगले 3 दिन बाद दोबारा इसका मिसकैरेज हो जाता है। 2011 में शादी हुई, 11-12, 1 मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज, 3, 4, 5, 6, 7 मिसकैरेज इसके हर साल होते हैं। अरे हर साल सेम तरीके से? सेम तरीके से कि एक एंटिटी दिख रही है, 3 दिन बाद मिसकैरेज। और एंटिटी क्या दिखती है इसकी? कि एक फीमेल है, ब्लैक सी शैडो है, इसके कमरे में घूमती है। एक बार इसे दिखी थी बहुत अजीब तरीके से कि ये लेटी हुई है। इसने आँख खोला, देखा ऊपर पंखा है और पंखे के ऊपर वो बैठी हुई है फीमेल, और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। ओह, अब आप हाइट देख लो तो वहां बैठी हुई है और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। बाप रे। जब भी ऐसा कुछ भी ऐसा होता था ना, हमेशा इसका मिसकैरेज होता ही होता था। 7 मिसकैरेज होते हैं। तो इसको जो सपोर्ट करने वाले थे ना वो फादर इन लॉ थे। 2011 से 2015 में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसे अब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और इसकी जो सासू माँ थी, इसे पता कैसे बुलाती है? ओए बांझ, बांझ, भांजे मतलब? जिनके जो बच्चे नहीं होते। बच्चे नहीं कर सकती। ओए बांझ, चल रोटी बना दे। सिस्टर इन लॉ आती है, बोलती है समय खराब चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, तुम दोबारा करना कुछ ना कुछ कोशिश। दोनों ने टेस्ट करा लिए, लड़का भी ठीक लड़की भी ठीक, लेकिन मिसकैरेज हो रहे हैं। 7 मिसकैरेज अब तक हो चुके हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये काम करते हैं, सैरोगेसी से बच्चा कर लेते हैं। तो सैरोगेसी एक प्रोसेस है जहाँ पर मेल फीमेल दूसरी किसी फीमेल से बेबी लेता है। तो ये एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं 2017-18 में, ठीक है। अब उसी दौरान क्या होता है ना, ये जो लड़की होती है ये दोबारा कंसीव कर लेती है, लेकिन फैमिली में किसी को पता नहीं होता कि इसने कंसीव कर रखा है। और इस टाइम क्या होता है, क्योंकि वो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, तो दूसरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना उनसे ये डिस्कनेक्ट हो जाती है कि बच्ची के साथ ही लगे रहना, सब कुछ करना। तो सिस्टर इन लॉ आ रही है, उससे भी ज़्यादा नहीं मिल पाना, क्योंकि बच्ची शरारतें बहुत करते हैं, बच्चे वगैरह शरारतें करते हैं, तो ये कटी कटी रहती है। तो इसे 3-4 महीने बाद पता चलता है कि इसने कंसीव कर लिया है, और इस बार 4 महीने लग गए हैं, कोई एंटिटी नहीं दिखी है। फाइनली इसकी खुद की भी एक बच्ची आती है, ठीक है। अब घर में 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बड़ी सैरोगेसी वाली और एक छोटी बच्ची जो इनकी खुद की है। तो भाई हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होता है, सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक दिन क्या होता है, ये लोग जो मोनी होती है ये बाहर जाती है काम करने के लिए। तो उस दौरान इसने ना एक मेरे ख्याल से 12-13 साल की एक मेड रखी हुई थी जो बच्चों को भी संभाल ले इसके पीछे से और कुछ घर का भी काम कर ले। तो जब मोनी वापस आती है ना, तो मोनी देखती है कि वो जो लड़की है मेड, वो बुरी तरीके से रो रही है कोने में बैठ के, बहुत बुरी तरीके से रो रही है। तो मोनी जाती है, क्या हुआ, तू ठीक है, तेरे को मैंने पैसे कम दिए, तेरे घर में कोई दिक्कत है, तेरे को खाने को नहीं मिलता, या मम्मी ने तेरे को कुछ बोल दिया। वो लड़की ने एक ही स्टेटमेंट बोलती है कि दीदी आप बच्चियों को लेके इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ पे सेफ़ नहीं हो। भाई वो जो मोनी होती है वो एकदम से सदमे में आ जाती है, बोलती है कि तू पागल है, कैसी बात कर रही है, क्या हुआ। तो वो देखती है सासू माँ दूर से आ रही है, इसे कमरे में लेके जाती है, अपने पर्सनल कमरे में, बोलती है कि मुझे बता क्या हुआ है। तो वो बहुत देर तक तो बोलती नहीं बोलती, रो रही है, पागलों की तरह रो रही है, नहीं आप ले जाओ बच्चियों को, ये मेरी बहनें जैसी हैं, प्लीज़ इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो जब मोनी एकदम से उसे थोड़ा इमोशनल करती है ना कि मैं भी तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, तू मेरी छोटी बहन है, हमारा इतना इतना पुराना रिलेशन है, मैं हमेशा तेरे को बना के रखती हूँ, तेरी भी तो बहनें जैसी हैं। तो वो पता क्या बोलती है कि जब आप अभी काम से बाहर गए थे ना, तो मैं आपके यहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो मम्मी जी, सिस्टर इन लॉ और आपके हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे कि हमने कैसे ना कैसे 7 बच्चों को तो मार दिया, अब एक काम करते हैं, जो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है ना उसे हम रख लेंगे, क्योंकि वो तो मतलब लड़के की औलाद है। जो 8वीं बच्ची हुई है ना उसे भी हम मार देते हैं। अरे तेरी 7 बच्चों के जो मिसकैरेज हुए थे वो इन्होंने करवाए थे। जो सिस्टर इन लॉ थी ना वो शुरू से ब्लैक मैजिक करती आ रही थी। वो जो यूज्ड सामान दिया जाता था, परफ्यूम दे दिए, कपड़े दे दिए, ऑयल दे दिया, उन सब में ब्लैक मैजिक की चीज़ें लगाई जाती थी। और ये क्यों कर रहे थे,
सबसे पहले तो जब मोनी ने ये सुना ना, वो उन दोनों बच्चियों को उठा के वहाँ से रातों रात भाग गई। दिल्ली के किसी होटल में वो रुकी 2-3 दिन। उसने अपने मम्मी तो उसकी भी एक्सपायर हो गई थी मोनी की, पापा को फ़ोन करा जम्मू में कि मेरे को अभी मेड ने ये सब कुछ बताया। उन्होंने अभी उस लड़के पे केस कर रखा है इसी चीज़ का कि प्रॉपर्टी में से कुछ मिले। बट जो हुआ था कि 7 लड़कियों की या बच्चों की बलि दी गई, वो क्या था, उन्होंने अपने पास एक जिन पाल रखा था। अच्छा। वो 7 बच्चों की बलि दी उस जिन को। तो मोनी ने मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग पे बताया, अक्षय मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, इनके पास भाई इतना। नाम मत रिवील करो। पंकज गलत नाम है। अच्छा गलत नाम है। हाँ, कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, पंकज इनके पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है। और सिस्टर इन लॉ का सबसे बड़ा रोल था कि उसके हस्बैंड कुछ भी नहीं करते थे। जब शादी हुई थी ना उनकी, जो सिस्टर इन लॉ की शादी हुई थी, उससे 3 साल पहले तक उनके पास सेंट्रो थी। आज उनके पास ऑडी मर्सिडीज है बिना कुछ करे। लड़की ने बताया भाई जिस मिट्टी पे हाथ रख देते थे ना, वो सोना बन जाता था। अच्छा। जहां हाथ रख दिया वही सोना बन गया। 7 से 8 बच्चों की बलि दी गई थी। बताओ हस्बैंड भी मिला हुआ है। यही तो सबसे बड़ा है। जब उसने बताया कि मदर इन लॉ है, जो लड़का है, और सिस्टर इन लॉ जब कोर्ट में मिले ना ये आपस में, तो जैसे मोनी थी वो उससे बात कर रही है कि ठीक है अब आगे जो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसकी मम्मी आके पता है क्या बोलती मदर इन लॉ कि सुन तू तो बच गई, इसके लिए कोई और ही ढूंढ दे। किसके लिए? मतलब बेटे के लिए कि कोई और, मतलब यही फिर यही पूरा प्रोसेस हम करें कि तू तो बच गई, इसके लिए पंकज के लिए कोई और ढूंढ दे। भाई ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब क्यों कर क्या रहे हैं? कि अमीर होते जाएंगे, बस दूसरों का ट्रेजर खा लो, मतलब जिन से काम करवा रहे हैं, पैसा बन रहा है, और उस जिन को बदले में वो दे रहे हैं, बच्चे की मौत बली जा रही है। ये क्या दुनिया हो गई है यार। जब इसने पता करा ना, फीमेल ने, इसके कोई कलीग था ऑफिस में जहाँ नाइट शिफ्ट करती थी, उसकी कोई बुआ में आती थी देवी वेवी, तो इसने पता करा कि 7 बच्चों का हुआ क्या। तो बताया कि तेरे पीछे ना कम से कम 6-7 जिन छोड़ रखे हैं, जो एक तेरी खूबसूरती कम कर रहा है, एक तेरे को मोटापा दे रहा है, एक तेरा सारा पैसा खत्म कर रहा है, एक बच्चों की बलि ले रहा है, एक जो तेरे को दिखता है सतर्क करने की कोशिश करता है, एक जो है तेरे को पूरे मारने की तैयारी में। पूरा सब कुछ गिनवा दिया। वो लड़की बता रही कि वो ना जम्मू में एक टाइम पे बहुत बड़ी पब्लिक सेलिब्रिटी रही थी। कुछ होता है ना वहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर सेलिब्रिटी रही थी। यहाँ पर आते आते ना उसकी खूबसूरती रातों रात खत्म होती जा रही है, मोटापा आता जा रहा है। तो ससुराल वाले बोल रहे बैठ के काम करेगी तो मोटापा तो आएगा ही। ये नहीं बता रहे कि भाई इतना सब कुछ इंटरनली चल रहा था। लड़की की जिंदगी बची है। लड़की ने कॉल रिकॉर्डिंग में आखिरी में बोला कि मैं इंडिपेंडेंट होके इतनी खुश हूँ ना, अगर आज मैं उस फैमिली के साथ रह रही होती तो मेरा सब कुछ चला जाता अभी तक। बाप रे भाई यार ये भी साला अलग ही चीज है। किस घर में तुम्हारी शादी हो रही है, वो घर वाले कैसे हैं, क्या करते हैं। बोलते हैं, इतना भी बोलते हैं कि वो जो फादर इन लॉ 2015 में खत्म हुए थे ना, उसकी भी बलि दी गई है। अच्छा। अरे जो सपोर्ट करते थे उस लड़की को कि बहुत सपोर्ट कर रहे तू भी नहीं पटे। मतलब अपने पापा की ही। हाँ, मदर इन लॉ और वो जो सिस्टर इन लॉ थी उसने अपने पापा की भी बलि दे दी। बाप रे क्या चल रहा है भाई ये दुनिया में। और ये रिकॉर्डिंग उसने, आपने खुद बात करी उस लड़की मैंने, से मेरे पास सारी? रिकॉर्डिंग भी है, मैंने कॉल पे बात भी की। और अभी भी उस बंदे पे केस लगे हैं, अभी उस भी लगा family- हुआ है कि उसने ऐसे छोड़ दिया या फिर वो अलग होना चाहते हैं कुछ। हाँ कोर्ट में ये तो बोल ही नहीं सकते आप ये नहीं इसमें बोल जिन सकते। है या क्या है या। और उसने ये बताया कि वो जिन कहाँ से उसको सिद्ध हुआ या मिला, किसी ने छोड़ा, क्योंकि वो तो ये तो बहुत टफ चीज़ें होती हैं, थोड़ी होता हो जाता है। क्या बात कर रहे हो भाई। आप एक बात बताओ, आपके यहाँ पे कितने लोग आके नहीं बोलते कि भाई उसने टॉयलेट कर दिया था और उसके पीछे पीछे चीजें आ गई थी। नहीं, अरे एक तो हो गया एक चीज तो हो गया आ गई। पोजेस होना, एक होता है कि तुम जिनसे काम करवा रहे हो, डील करना। डील करना। तो मतलब जिनको एक अपने तरीके से हो गया ना कि कैद कर रखा है जिनको और अपना जिनको काम सिद्ध कर करवा रखा है, तो ये तो कोई बड़ा तांत्रिक करता है ना। हाँ, मैं बताता हूँ। वो जो थे ना तांत्रिक, वो जब उस देवी से पता करवाया था, जो राजौरी में देवी थी जिनके अंदर आता था, जिन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जिन छोड़ रखे, तो उन्होंने बताया था ये जिस तांत्रिक से करवा रहे हैं सब कुछ, उसने कोई सिद्धि ले रखी है और वो सिद्धि इतनी नेगेटिव है कि वो इशारों से जिन और प्रेतों को अपने पास कैद कर लेता है और इशारों से छोड़ देता है। अच्छा अरे भाई साहब कमाल है यार, दुनिया में तो बहुत तगड़ी चीजें हो रही हैं। और कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं, अरे क्या है कुछ भी नहीं होता। आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग चलाओगे उसमें सबसे पहले पता बीच में आके लाइन क्या है कि अक्षय जिस चीज़ से मैं आई हूँ ना, मतलब जहाँ परवरिश मेरी हुई है या फिर मैं कंपनी में काम करती हूँ, जिस प्रोफाइल पे मैं थी वो बहुत MNC में मैनेजर हो। उन्होंने बोला कि मैं इन चीज़ों को कभी मानती नहीं थी,
कभी मैंने सोचा नहीं था चीज़ें इस तरीके से भी काम करती हैं। लेकिन आप खुद सोचो यार, एक मिसकैरेज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक फीमेल की बॉडी बच्चे के कंसीव करने के लिए बनी है, डिलीवर करने के लिए बनी है, तो कोई तो चीज़ होगी जो रोक रही है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं निकल रहा। सही बात है भाई एक बांग्लादेश की भी स्टोरी आप बता रहे थे, है बताओ भाई क्या सीन है। ये तो बांग्लादेश से मेरे पास एक स्टोरी आई थी। लड़का बेचारा बता रहा था कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसके साथ ये सब सीन हुआ था। और जो सीन हुआ था वो भी क्या था, जिस लड़के के साथ हुआ था ना उसका नाम था हाफिज़। तो हाफिज़ जो था, जिसने बताने वाला, उसके बगल वाले घर में रहता था। और हाफिज़ जो था, जो बताने वाला ना, उसके छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। तो इनके यहाँ पे क्या होता है ना, रात को जिस लड़के के अंदर मतलब हुआ था हाफिज़ को उसकी मम्मी ने बोला बेटा जा कूड़ा फेंक के आ जा तू। तो ये निकला बाहर और इसने देखा कूड़ेदान तो पूरा पूरा फुल पड़ा हुआ है। शायद बांग्लादेश में होता होगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा कूड़ा एक साइड जमा कर दिया। तो इसने क्या करा, देखा कूड़ा अगर ये फेंकेगा तो सारा गिर जाएगा कूड़ा। तो इसने क्या करा, थोड़ा सा आगे चला, देखा एक पेड़ है, वहाँ पर कुछ दिए भी जल रहे थे। इसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं, कूड़ा फेंक दिया उस पेड़ पे। जैसे इसने कूड़े पे एकदम से जैसे इसने पेड़ पे कूड़ा फेंका ना एकदम से, तो इसने आंख ब्लिंक की, इसने देखा इसके साइड में जो लड़का है, जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसने जैसे ब्लिंक करके देखा, इसने देखा उसकी गर्दन कटी पड़ी है। ओ एकदम से इसे ये विजिबल हुआ। दूसरी ब्लिंक करा ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये देखता है एकदम से यूं करके कि शायद मेरे को कुछ हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने घर वापस आने की तरफ चल देता है। तो इसका जो दोस्त था ना, वो इसे रास्ते में मिलता है, पूछता है कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या नहीं हुआ। बोलता है यार मेरे को अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और किसी को नहीं बताता क्या हुआ है। भाई ये वापस घर पे आ जाते हैं। उस दिन वो लड़का जैसे ही घर पे आता है ना, उसकी शादी भी हो रखी है, उसका एक बच्चा भी था। हाफिज़ की शादी हो रखी है और एक बच्चा था। वापस आने के बाद वो क्या करता है, बोलता है अपनी बीवी को कि मुझे पानी पीना है। तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम कुछ खा लो ना, पहले खा तो लो, पानी बाद में पी लेना, खाना नहीं है क्या, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो जो बंदी है वो उसे बोलती है खाने के लिए। ये बोलता है नहीं नहीं मुझे पानी चाहिए। तो ये 1 लीटर की बोतल लेके आती है, ये पीना शुरू करता है। 1 लीटर की बोतल ख़त्म एक घूंट में। एक घूंट में। उसके बाद पानी और लेके आ, 2 बोतल, 3 बोतल, 4, 5, 10, 20, 30, 40 बोतल ये उस टाइम पे पानी पीता है। ये भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में। बीवी ने रिएक्ट नहीं करा जब उसने तीसरी चौथी बोतल मांग ली, तभी बंदा हैरान हो जाए क्या कर रहा है। जब बीवी ने बोला था ना कि तुम क्या कर रहे हो, उसने सीधा बोला था या तो तू दे दे या मैं बाहर जाके ठुट्टी से पी लूँगा। अच्छा। बीवी ने नॉर्मली जो फ्रिज में लगी हुई थी देते गए वो। अब भाई तुम ठुट्टी किस चीज़ को समझ रहे हो? ये इस एक्टिविटी पे हंस रहा है, तू दे दे ये या टूटी से पी लूं। सोच पूरे शहर का पानी पी जाता अगला। सोच नलके के नीचे बैठा आएगा भाई, ये भी आएगा। बीवी कह रही है जा अपनी जो करना कर। अभी तो ये भी आएगा नलके वाला। हाँ हाँ भाई प्लीज। तो उसने बोला कि या तो आप मुझे पानी दे दो शांति से, तू मुझे पानी दे दे, वरना मैं नलके से पीना स्टार्ट कर दूंगा पानी को। तो बीवी ने क्या करा, उसके बड़े भाई को बता दिया। तो उसका बड़ा भाई कहीं बाहर रहता था। 2 दिन बाद उसका बड़ा भाई आया। तब तक ये डेली इंसिडेंट चल रहा है कि वो बंदा 40 से 50 बोतल पानी पी रहा है। अच्छा। अगले दिन भी उसने 40 से 50 बोतल पी है, उससे अगले दिन भी 40 से 50 बोतल पी है। उसका बड़ा भाई आता है घर में और हाफिज़ से पूछता है कि तू पागल वागल हो गया, तेरे को कोई होश नहीं है, तेरा बच्चा है, बीवी है, तू ये हरकतें कर रहा है। अपने बड़े भाई को खींच के मारता चाटा। अरे तेरी। चाटा मारते हैं उसे। उसका भाई ना उस टाइम पे उससे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसके अंदर हाफिज़ नहीं है, कुछ और है। वो बंदा क्या करता है, वापस पलटता है और अपने बाहर निकल जाता है और पापा को फ़ोन कर देता है कि हाफिज़ सही हाथों में नहीं है, इससे कुछ गलती हुई है या इसके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी गई है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। और बाथरूम तो फिर जाता ही होगा वो बार बार, वो तो खैर बाद या कुछ होता ही नहीं तो उसको बैठा ही हुआ है पिए जा रहा है। मैं बता 40 रहा हूँ ना, बोतल। रिकॉर्डिंग में ये नहीं आता कि भाई कितनी बार वो बाथरूम में गया। लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहा है, 1-1 लीटर वाली, डेली बेसिस पे। 7 दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू। भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आंखें जो है ना पूरी काली हो जाती है। मौलाना हाथ खड़े कर देता है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, इसे मैं नहीं कर सकता ठीक, और ये किसी भी टाइम मर भी जाएगा। ठीक है हाँ।
ये 7-8 दिन की पूरी इतना होता है, तो क्या होता है, इसको पानी देना बंद कर देते हैं। मौलाना बोलता है भाई इसे या तो पानी देना बंद कर दो, इसकी बॉडी फटफुटा जाएगी, ये पी कैसे रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं, उसकी बीवी ना सारे पानी वानी फ्रिज में से सब गायब कर देती है। 8वें दिन उसकी बीवी सामान लेने जाती है और वापिस आके देखती है कि ये बंदा बाथरूम में बैठा हुआ नल खोल के और मुंह ऊपर है, और पूरा पानी इसके मुंह में जा रहा है, बिखर रहा है, और ये उसी में से पानी पी रहा है। ये फटाफट से अपने बगल में जितने हैं ना उनको आवाज़ लगाती है कि ऐसे ऐसे हाफिज़ जो है नलके का पानी पी रहा है और दिन में इतना इतना पानी पी जाता है। 8 दिन 10 दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये फटाफट से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सबका वजन ना 70 80 90 किलो था, उस 60-70 किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहाँ से। अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मुंह करके, तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 10 दिन बाद ना इसकी कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। जैसे पता है क्या होता है, ये ना अपनी आँख पे पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा, रात को बाहर आ रहा है, दिन में बाहर नहीं आ रहा। अगर दिन में बाहर आ रहा है ना, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है, आँखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं, इसे सब पता है क्या है। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, किचन में काम भी कर रहा है, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक दिन इसकी बीवी जाती है कमरे में, इससे बोलती है कि तुम मेरे को बता दो, मेरे को जीने दोगे या नहीं जीने दोगे। तो ये बोलता है कि तेरी मौत का भी वक्त आएगा, तू परेशान मत हो, पहले तो हाफिज़ को लेके जाऊंगा। ये बंदा पट्टी खोलता है, पट्टी खोलने पर इसकी जो ब्लैक होती है, पूरी आंखें ब्लैक होती है। ये फिर बताती है अपने उसको फादर इन लॉ को कि ऐसे ऐसे हाफिज़ में कोई चीज़ आ रखी है, इसे ठीक करा लो। 12-13 दिन बाद इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इसका शरीर बहुत तपने लगता है। तो ये मान लेते हैं कि इसकी शायद आखिरी सांसें बची थी। एग्जैक्ट 12-13 दिन बाद ये प्लान करते हैं कि ऐसा ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, इसे काम करते हैं हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसके 2 इंजेक्शन लगवाते, 2-3 इंजेक्शन बेहोशी के। हालांकि जो इंसान है वो एक में भी मूर्छित हो जाता बुरी तरीके से। इसको 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। 3 इंजेक्शन देने के बाद इसे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं ना जब वो, तो रास्ते में बिलकना शुरू हो जाता है 3 इंजेक्शन के बाद भी, कि एकदम से कुछ हो रहा है इसको, अंदर बॉडी में चहल-चलाहट सी हो रही है कि मुझे उठना है, पर बॉडी कंट्रोल नहीं करी क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते क्या हुआ इसे, तो ये डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताते, बोलते कि इसकी तबीयत ख़राब है 12-13 दिन से। एग्जैक्ट 14th डे था, वहाँ लेके जाते हैं उसे, और क्या करते हैं, सारे रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, इसके मुंह पे मास्क बांध देते हैं, ऑक्सीजन मास्क। और डॉक्टर नर्स ना सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए आए थे कि इनकी बॉडी में ब्लड नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, हाँ ब्लड नहीं दिख रहा है। तो इतने में बाहर आके देखते हैं ना, और वापिस आके देखते हैं तो वो जो ऑक्सीजन मास्क था वो हटा हुआ था और हाफिज़ मर चुका था। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके बाद फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करने लग गए कि लड़का भी हम लेके आए थे, वो मर कैसे गया, हम सही सलामत लेके आए थे, ऐसे था वैसे था। उस दौरान फिर बांग्लादेश में पुलिस में केस भी दर्ज हुआ था कि ऐसे ऐसे जो है इनने हॉस्पिटल वालों ने कुछ कर दिया, मतलब हाँ हॉस्पिटल वालों ने हमारे लड़के को जान से मार दिया, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली गई तो उसमें डॉक्टर ने अनाउंस किया ये लड़का 14 दिन पहले ही मर चुका था। अरे बाप रे। इन बिटवीन उसके शरीर में एक जिन रह रहा था 14 दिन से। इसमें एक एक्टिविटी और हुई थी जो थोड़ी सी मैं मिस कर गया। जब 4था-5वां दिन था ना, तो जो इसका बच्चा था, हाफिज़ उसे लेके अपनी छत पे गया था और अपने बच्चे को उसने यूं लटका दिया था दूसरी तीसरी मंजिल से कि मेरा वक्त आ रहा है, इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मोहल्ले वाले वहाँ पर आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाफिज़ तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तब जाके बच्चे को छुड़वाया था, वरना उस बच्चे को दूसरी तीसरी मंजिल से छोड़ देता। एट दी एंड जब पता चला कि भाई 14 दिन पहले जिस दिन उसके अंदर वो पोजेशन आया था ना, उसी टाइम जो गर्दन कटी दिखी थी वो मर गया था, मतलब वो उसी टाइम ही खत्म हो गया था। वो दिखी बेशक उसे दोस्त की थी, बट वो उसी टाइम ही पोजेशन में जो कूड़ा फेंका था वो जिनके घर के बाहर फेंका था उसने, जो वहाँ दिए भी जले थे उन्हीं पे फेंक के मारा, और उसी टाइम वो पोजेस हुआ और उसी टाइम ही उसकी जान चली गई थी। बाप रे, ये तो खतरनाक कहानी है यार। और ये बंदा जिसने आपको स्टोरी भेजी है, क्या बताते हैं कितने टाइम पहले की कम बात है ये अभी कतार में काम कर रहे हैं, दुबई में। तो इससे मैंने बोला भी था भाई कुछ आसपास का मुझे भेज दो,
तो उन्होंने बोला भाई ये चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं उनके पापा से कुछ पूछूं, उनकी बीवी से कुछ पूछूं, ये कहानी आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले की है, अच्छा, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। ज़्यादा पुरानी नहीं है। भाई 14 दिन तक बताओ यार, बंदा डेड है लेकिन बॉडी अलाइव है। पानी पीने का ये तो पहली बार सुना है, पानी पिया 40 बोतल, वरना चिकन विकन खाने का तो सुना था। वो भी एक दिन में 40 बोतल, एक दिन में। भाई सही कह रहे डॉक्टर, खून तो होएगा ही नहीं बॉडी में, पानी पानी है। वही था, उसके पहले दिन ही सारे सेल्स वो ख़त्म हो गए थे, जितने भी ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स थे, सब कुछ। भाई नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, कुछ और हो जाए। ये ना, ये जो स्टोरी है ये आम जिंदगी हर कोई रिलेट कर सकता है। एक फॉलोअर सब्सक्राइबर है अपनी, उनका नाम है रिधि। उनका मेरे पास मैसेज आता है, डॉक्टर रिधि पढ़ाई के लिए वो अपनी जो है चंडीगढ़ मूव करती है। और वहाँ पे जाने के बाद ना, जो पहले तो उनका व्यवहार बताता हूँ मैं। जो रिधि थी वो बहुत ही ज़्यादा लेमैन होती है ना, कि बहुत ज़्यादा नीची फैमिली से बिलोंग करती है, बट इंट्रोवर्ट किस्म की, कि उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता। आपने डॉक्टर्स का नेचर भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते, नॉर्मली दवाई ली चलो जाओ। रिधि जो थी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ मूव करती है, ठीक है। चंडीगढ़ में ये फ्लैट लेती है, और फ्लैट में इनको एक फैमिली मिलती है नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी। सेकंड फ्लोर पे एक कमरा दिया जाता है, उसमें ये रहती है। तो डेली इनकी मम्मी से, रिधि की उनकी मम्मी से 1.5 घंटा बात होती थी, भाई बहनों से आधा पौना घंटा बात होती थी। नए नए ये शिफ्ट हुई थी तो मन भी नहीं लगता था बहुत ज़्यादा। रिधि का उस टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर पे ही बात हुआ करती थी। तो इसने ना, जब ये जाती थी अपनी लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी, या जहाँ पर हॉस्पिटल में लगी थी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाती थी, ये जब भी वापस आती थी ना, ये देखती थी फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पाठ चल रही है। वो जो फीमेल थी वो कामाख्या देवी की पूजा किया करती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब भी ये जाया करती थी तो बोल देती थी वो आंटी जो थी नीचे फ्लोर वाली, रिधि रिधि जल्दी इधर आ, एक काम करे प्रसाद खा ले। तो रिधि की मम्मी ने उसे बोला हुआ था, कभी भी ना अगर प्रसाद भी है तो उसे आप रख देना, उसे खाना मत। होता है कईयों के घर में होती है रोक टोक कि कोई चीज़ दे तो मत खाना, ज़्यादा देर रुकना मत, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। रिद्धि ने बताया कि उसने उस प्रसाद को जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिया, ठीक है। अब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है, कुछ हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, उस घर में उन लड़की आंटी जो थी ना फर्स्ट फ्लोर की, उनका एक छोटा बेटा भी था। वो मोबाइल में लगा रहता था पूरा दिन। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस हुआ था, जो अब बैन हो चुका है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। हाँ ठीक है। तो वो पूरे दिन उस पर लगा रहता था। तो रिद्धि ने बताया कि वो एक दिन नीचे आई तो पूजा पाठ चल रही थी। तो आंटी ने क्या करा, रिद्धि जल्दी आ फटाफट, तू भी पूजा पाठ में लग जा। तो रिद्धि पूजा पाठ को तो नहीं मना कर सकती ना, खाने को तो मना कर सकती है। तो पूजा पाठ के दौरान उसे ना, जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो प्रसाद में रिद्धि को दिया लौंग के दाने, और उसमें कुछ राई के दाने थे। बोले बेटा इसे खा ले, ये बहुत अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। तो उसने क्या करा, रिद्धि ने हाथ में ले लिया, हाँ आंटी ठीक है आंटी, ठीक है आंटी। और उसने क्या करा, गेट के बाहर जाके उसको फेंक दिया, और ये अपने फ्लोर पे आ गई। तो अपने फ्लोर पे आई, अच्छा खासा पढ़ रही है। अगले दिन जब ये जा रही थी तो इसकी जो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी है बोलती है, बेटा तूने उस प्रसाद को फेंक दिया, तूने खाया नहीं उसे। तो ये मन ही मन में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने फेंक दिया था। ये अपनी मम्मी को बताती कि ऐसे ऐसे आंटी ने आज मुझसे पूछा। तो इसकी मम्मी बोलती है, बेटा देख मैं अभी भी यही एडवाइस दूंगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों पे मत दे। तो ये शाम को वापस आती है तो फिर पूजा पाठ चल रहा है। तो आंटी क्या करती है, बर्फ़ी का डब्बा आगे कर देती है, और वो बर्फ़ी का डब्बा एक ब्रांड का था। तो ये सोचती है ब्रांड में तो क्या ही दिक्कत होगी, थोड़ा सा तोड़ के ही अपने मुँह में रख लेती है। उस दिन के बाद, ये जिस दिन वो खाया ना इसने, उसी दिन के बाद इसके साथ ना अजीब अजीब से इंसिडेंट शुरू हो गए। जैसे ये कहीं भी पैर रख रही है ना, इसका अपने आप पैर चलते चलते टेबल से लग गया। सब्जी काट रही है, उंगलियां कट गई, ठीक है। बाल ड्रायर कर रही है तो बाल बहुत टूट रहे हैं। दांत में दर्द रहना शुरू हो गया। बाल बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कि उसको एलर्जी हो रही है हाथों में, बालों के आसपास। ये अपनी मम्मी को बताती है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू मत खाइयो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे इसकी एंटायर लाइफ में, जब इसने अपनी मम्मी को ना रख रख के सुनाई थी कि तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई, तुम्हें कुछ नहीं है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हें मुझे बस उस घर से चंडीगढ़ भेजना था ताकि तुम लोग मोच मार लो पीछे से। इसके कभी एटिकेट्स ऐसे थे ही नहीं इस लड़की के, कभी नहीं थे। और ये क्या कर रही है ना, उस फैमिली के लिए
उस फैमिली के लिए, इन द सेंस जैसे उस लड़के का फ़ोन टूट गया, ये अपनी जेब से 30,000 रुपये का फ़ोन मार्केट से ख़रीद के लेके आई कि ले बेटा ये इसमें देख तू, और अपने भाई बहनों को गालियाँ दे रही है कि तुम मत पढ़ना, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम कुछ नहीं करोगे, निठल्ले हो तुम, निठल्ले, इस परिवार में मैं ही डॉक्टरी करके डॉक्टर बनूंगी, और माँ बाप ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया, मम्मी फ़ोन कर रही है। इसने अगले 8-10 दिन के लिए सबको कनेक्शन अपने घर में ख़त्म कर दिया, और ये नीचे वालों के पूरे इन्फ्लुएंस में। मतलब वो बोल रही है ना कि हमारे ऐसे ऐसे एलईडी ख़राब हो गया, तो क्या हो गया आंटी, मैं लेके आऊँगी ना, आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हो। एलईडी खरीद के लेके आ रही है, उसके बच्चे को फ़ोन दे दिया, कभी हेल्प के लिए 30,000 रुपये दे दिए, कभी 1 लाख रुपए दे दिए, अपनी सारी सेविंग दे दी। अब क्या हुआ, बीच में आया कोविड। कोविड के टाइम पे जो ये इंटर्नशिप कर रहे थे, इन लोगों को एक होटल असाइन कर दिया था कि आप लोग फैमिली के साथ नहीं रहोगे क्योंकि आपको पक्का कोरोना इफेक्ट करेगा और फैमिली तक आ सकता है। जब ये बंदी उस होटल में मूव हुई ना रहने के लिए, तो धीरे धीरे 8-10 दिन में चीज़ें इसको समझ में आने लगी कि मैं ये कर क्या रही हूँ यार, मैंने अपनी फैमिली में सबसे इतना ज़्यादा कट ऑफ कर दिया। और इसने जब बैंक बैलेंस देखा कि ये 3-4 लाख रुपए लेके आई थी, मात्र 30,000 रुपये रह गए। अगर वो नीचे वाली अपने घर में भंडारा करवा रही है तो इसने 50,000 रुपये दे दिए, इसने 60,000 रुपये दे दिए, कोई कथा करा रही है तो 10,000 रुपये दे दिए। इसको रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक कर क्या रही थी। ये रोती रोती अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत गलत बोला है। उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं, तू एक काम कर, थोड़े दिनों के लिए घर आ जाए। इसका ये बताती है कोविड चल रहा है, कोविड में घर तो मैं आ ही नहीं सकती, मैं इस फील्ड में हूँ। भाई इसको इसकी मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तेरे कोई नोन में है ना सिद्ध, तो तू उनसे बात कर। इसने मेरी वीडियो देख ली, ठीक है, कि मैं बता रहा हूँ भूत प्रेत के बारे में ऐसे ऐसे, और पॉडकास्ट देख लिया अपने बाबा के बारे में। तो मेरे पास कॉल आया। अब यहाँ से ना एक झटका, मेरे पास जब कॉल आया ना इसका, तो ये बोली हेलो अक्षय, पीछे से एक ब्लर आवाज़ आ रही है, हेलो अक्षय, एको हो रहा है। एको हो रहा है। अच्छा, मैंने इसे बोला ये कितने टाइम पहले की बात है? ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। बट कोविड तो कब चल रहा था? उसके बाद ये सब जब होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है उसके साथ? अभी भी हो रहा है। तो वो अभी भी अपने मकान मालिक के खर्चे कर रही है या उस उससे टाइम side रियलाइज हो गया? उससे साइड हो गई। तो जब इसका भी 3-4 दिन पहले दिन मेरे पास फोन आया था, तब से तो अब तक ये वहां से जा चुकी है, सब कुछ खत्म भी कर दिया। लेकिन इसका मेरे पास अभी कॉल आया, जब इसकी मम्मी को इसने बताया ना मेरे साथ ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, नाखून टूट रहे हैं, कहीं भी पैर लग जाता है, उंगलियां कट रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, इसने शिफ्ट कर लिया। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है। इसका फोन आया कि अक्षय आप अक्षय बात कर रहे हो, और पीछे से आवाज आ रही है आप अक्षय बात कर रहे हो, डबल आवाज आ रही है। भाई साहब। मैंने इसे बोला कि रिद्धि शायद आपने ना फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ है, तो इसको नॉर्मली आप आ जाओ क्योंकि मेरे को वॉइस एको होती दिख रही है। इसने बोला फ़ोन तो स्पीकर पे नहीं है। तो पीछे से पता क्या बोली, स्पीकर पे नहीं है। भाई मेरे रोंगटे कांप गए। उस टाइम में मेट्रो से निकला था, मुझे लगा मेट्रो में कुछ कनेक्शन वायरलेस कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने बोला रिद्धि आप ठीक हो? तो बोली हाँ। पीछे से आवाज आई हाँ। भाई जैसे जैसे मैं सुन रहा ना, मैं और भी ज़्यादा हो रहा हूँ। तो जो आवाज थी वो मोटी आवाज थी थोड़ी, है उसी की ही आवाज में ही रिपीट हो रहा उसकी आवाज में नहीं थी वो। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ हेलो, पीछे सारे हेलो, जैसे एक डिस्टर्बिंग से ब्लरी, मैं भाई निकाल भी नहीं सकता उस आवाज को। जैसे बोलते हैं ना कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बात करते हैं, यहाँ पर कोई है हेलो, ऐसे करके आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, और मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं आपको ना काट के कॉल करता हूँ। मैंने फिर उसे काट के करा। मैंने बोला कि अभी आप अकेले हो? बोली हाँ मैं अकेली हूँ। भाई मुझे कंफर्म हो गया इसके आगे पीछे कुछ है। मैंने इसे मुंह पे बोल दिया कि देखो रिएक्ट मत करना, ठीक है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ और मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ प्लीज़ रिएक्ट मत करना। मैंने बोला आपके आसपास कोई चीज़ है। इसने पता क्या बोला, मुझे पता है मेरे आसपास कोई है। पीछे सवारी कोई है। अब ये सोचो इसमें मेरे पे क्या बीत रही है इस चीज़ में। और कि मेरी तो किसी और 2 लोगों से बात हो रही है लेकिन फ़ोन एक को मिला है। उसके पीछे ना एक्चुअली में जब हमने पता करा, जब मैंने किसी से बात करी, उसे बताया, तो उसे बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत का साया छोड़ा हुआ है और वो उस प्रसाद के द्वारा ही से दिया गया था। वो प्रसाद पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, वो डब्बा साइड में रखा था, उसके ऊपर कुछ कर दिया और इसे बाहर से जब ये आई तो एज इट इज इसे खिला दिया। लेकिन जब भी मैं उससे मैं इतना डर गया था ना, मैं सच बता रहा हूँ, भरी मेट्रो स्टेशन पे उतर के इतनी भीड़ के बीच में मैंने पता क्या बोला था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी बात नहीं करूँगा। जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे को बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पीछे से ऐसा हुआ,
इस तरीके से। लास्ट कब बात हुई आपकी? मेरी अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले बात हुई है उससे, और यही आवाज आ रही थी। यही आवाज़ आ रही थी। मैं जब जब सुन रहा हूँ ना, मेरे इतने ज़्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर मैंने किसी से बात करी, मैं ऐसे ऐसे हुआ यार, पता है क्या बोले? बोले मत करा कर, तेरे इसी चक्कर में ना आसपास चीज़ें घूमती रहती है। मेरे को समझाए मत करा कर तू। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई अभी, उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है, देखो मैं इन चीज़ों से बाहर निकली। जैसे ही चला ना, ओम मंगलम और पीछे वो लड़की वो अपनी एग्जॉर्सिज्म उसका किसी से हुआ होगा, उसकी पूरी की पूरी ऑडियो मेरे को भेज दी। अरे तेरी। भाई पता है, जो जब आप ऐसे एक्चुअली किसी को स्टॉप कर रहे होते हो या हेल्प भी कर रहे होते हो ना, वो तो आप चीज़ें- पे चीजें हाँ। आती हैं कि वो आपको आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।